अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बेटा हमने जो पेपर वन की क्लासेस अपनी जो है वो डिसकंटिन्यू की थी और हम वापस रिज्यूम कर रहे हैं उसको। तो लास्ट तो हमने जो वही लास्ट क्लास में प्री रेजिस्ट्रेशन डिवाइन डिग्री पढ़ा था वो पेपर टू था। पेपर वन में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है वो था मिरेकल्स ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार दुरूद पढ़ लेते हैं, उसके बाद रिज्यूम करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो मिरेकल्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टॉपिक था। वो टॉपिक हमने खत्म कर लिया। उसमें एग्जामिनर साहब चार ऐसी क्वालिटीज हमसे पूछ रहे थे दैट शो इट टू द पीपल हु लिव विद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट ही वाज द ट्रू रसूल ऑफ अल्लाह। अच्छा, हमने जब ये चार क्वालिटीज कवर की थी, इसके साथ हमने एक रेफरेंस ग्लॉसरी का भी पोर्शन शुरू किया हुआ है। और रेफरेंस ग्लॉसरी जो है उसमें हम चार रेफरेंस जो है मून, मार्क ऑफ प्रॉफिटहुड, मिराज और रेवलेशंस के बारे में लिख चुके हैं। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली जो है वो 2007 का क्वेश्चन है। लेकिन 2007 में एग्जाम ने चार ऐसी क्वालिटीज पूछी थी इन विच प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ रोल मॉडल फॉर अस। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल है, मतलब ऐसे चार बिहेवियर्स बताने पड़ेंगे जिन बिहेवियर्स को हम लोग कॉपी कर सकते हैं, जिसमें हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंपर्सोनेट कर सकते हैं। तो ये तो चार वो क्वालिटीज थी ना विच वर द मिरेकल्स ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिरेकल्स तो मौजज़ात तो नबी के साथ होते हैं, नबियों के बाद तो आम आदमी मौजज़ा नहीं कर सकता। तो चार ऐसी क्वालिटीज जिससे ये साबित हो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगंबर और रसूल हैं। वो जो क्वालिटीज ऑफ प्रॉफिटहुड है वो वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब ऐसी चार क्वालिटीज का टॉपिक स्टार्ट होगा इन विच प्रॉफिट पीस अपॉन हिम इज अ रोल मॉडल फॉर अस, इन विच प्रॉफिट्स बिहेवियर्स इज अ मॉडल फॉर अस। और वो चार ऐसी बातें जो हम प्रॉफिट में देखें और उसको फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट ब्रोक द मून टू पीसेस, वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज़ इट वाज अ मौजज़ा। Prophet peace be upon was having the sign of prophethood behind his back between the two shoulder blades। वो नबी इस्लाम की पुष्ट पर जो है मोहर नबूवत का निशान था, वो हमारे और आपकी पीठ पे नहीं हो सकता क्योंकि वो रसूल है, हम आम आदमी हैं। लेकिन अब चार ऐसी बातें बताएं जो प्रॉफिट में हैं और हम में भी हो सकती हैं और हम उनको फॉलो कर सकते हैं। तो प्रॉफिट पीस वाज अ ट्रूथफुल पर्सन, यस वी कैन आल्सो स्पीक द ट्रुथ। प्रॉफिट पीस वाज अ मैन ऑफ सिंपलिसिटी, modesty, humility and decency, yes we can be simple, we can be decent। and prophet pीस was a man of magnanimity and mercy, yes we can forgive people। तो वो चार क्वालिटीज का तो क्वेश्चन था 2007 का। तो 2007 में एग्जामिनर ने बोला कि आप कोई भी चार क्वालिटीज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बता दीजिए, और उन चारों के बारे में एग्जामिनर ने 2.5 मार्क का पैराग्राफ रखा हुआ था। लेकिन जो रिसेंटली हमारे पास जो एक पास्ट पेपर में चेंजेस आई है वो ये कि ये सवाल अब उस तरह से नहीं बल्कि ये सवाल कुछ इस तरह से आता है। जैसे कि आपके सामने जो है पेज 61 पे, आपको पेज टर्न करने की जरूरत नहीं है, आप बस मेरे साथ साथ चलें। Write about the events from the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam that shows his qualities of generosity, honesty and simplicity। अब एग्जामिनर ने उन चार क्वालिटीज की बजाय क्वालिटीज तीन करके से सवाल पूछा कि ये सिलेबस रिवाइज हुआ था 2009 में, और सिलेबस रिवाइज होने के बाद एग्जामिनर साहब ने इस चीज को प्रेफरेंस दी कि अब मैं चार क्वालिटीज तो 12 मार्क्स में पूछता था ना, तो 10 मार्क्स में मैं स्टूडेंट से तीन क्वालिटीज पूछूंगा। लेकिन फिर हमने ये एक ही बार देखा कि एग्जामिनर ने 2009 टिल डेट जो है वो तीन क्वालिटीज का सवाल पूछा हो। उसके बाद जब भी ये वाला सवाल रिपीट हुआ तो एग्जामिनर ने सवाल में दो क्वालिटीज को ऐड किया। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डिस्क्राइब्ड एज मर्सीफुल एंड जस्ट। तो मर्सी और जस्टिस की दो क्वालिटीज हैं, इसके अलावा उसने थर्ड क्वालिटी भी नहीं पूछी। इसका मतलब आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होगा जब भी आप ये वाला आंसर कवर कर रहे होंगे, लेकिन इसमें पैटर्न का ख्याल रखना है। फिर यहाँ पर भी एक और सवाल, ये वाला वर्डिंग भी जो है पास्ट पेपर्स की है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज सेड टू हैव बीन पेशेंट एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन। तो यहाँ पर ऑनेस्टी और प्रॉफिट की पेशेंस और परसेवरेंस के बारे में सवाल आ गया। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम पास्ट पेपर्स में से 2007 का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो चार क्वालिटीज को एक साथ लिख देगा तो चार क्वालिटीज लिखने वाला स्टूडेंट जो है वो आराम से दो क्वालिटीज को मैनेज कर लेगा। मैं वापस आपको याद दिला दूं कि रेफरेंस ग्लॉसरी अलग से बनाने का मकसद ये था कि एग्जामिनर साहब जो हैं वो इस एरिया में, जो एरिया ये बहुत ज्यादा आसान सवाल है, ऐसी दो बातें बता दें इन विच प्रॉफिट इज अ रोल मॉडल फॉर अस। तो इसका मतलब ये होगा कि प्रॉफिट मर्सीफुल थे, प्रॉफिट ऑनेस्ट थे, तो ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना। तो जवाब में एग्जामिनर साहब आपकी टेक्निक चेक कर रहे होंगे, तो वो टेक्निक किस तरह की होनी चाहिए, वो मार्किंग स्कीम में क्या डिमांड्स हैं, वो किस तरह से एग्जामिनर ने इसका जवाब जो है वो लिख के दिया या एक्सपेक्ट किया, वो सारी बातें। बहुत सारे लोग वर्कबुक नंबर पूछ रहे हैं, वर्कबुक नंबर 3B से हम लोग पढ़ रहे हैं, बायोग्राफी ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि सैटरडेज और संडेज को वर्कबुक नंबर 3B ही चल रही है, और जो है वो ट्यूसडे और थर्सडेज में तो हम लोग वर्कबुक नंबर 8 और 9 पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन ए लिखते हैं 2007 का। अब एग्जामिनर आपसे कितनी क्वालिटीज पूछते हैं वो सवाल तो एग्जामिनर की अपनी मर्जी है, लेकिन ये वो सवाल है जो कि हम देख रहे हैं हर 1.5 साल बाद रिपीट हो रहा है। अब हम जब मेरिकल्स का क्वेश्चन देखते हैं तो वो लास्ट टाइम 2008 में आया था, तो इट्स बीन 12 इयर्स मेरिकल्स का सवाल एग्जामिनर साहब ने दोबारा नहीं पूछा। और जब मैं जो है वो मॉडल ऑफ एक्सीलेंस को देखता हूँ तो हर 1.5 साल में सवाल आ रहा है। अब वो 1.5 साल में सवाल रिपीट क्यों हो रहा है, वो जब मैं पैराग्राफिंग पे आऊंगा तो मैं आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझा पाऊंगा। फिलहाल आप क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन ए है,
briefly describe, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिएगा, briefly describe any 4 qualities / behaviors of Prophet, peace be upon him, that make him a model for Muslims to follow. That make him a model for Muslims to follow. टेन मार्क्स। मैं फिर रिपीट कर दूं कि एग्जामिनर साहब जो हैं वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में अब आपसे जो लास्ट के 5 इयर्स का ट्रेंड है वो ये कि वो आपसे 4 नहीं बल्कि 2 क्वालिटीज पूछेंगे। तो अगर 4 नहीं क्वालिटीज 2 होंगी तो इसका मतलब ये कि 4 क्वालिटीज अगर पहले जो है वो 20 मिनट्स के अंदर हो जाती थी, अब हमें 20 मिनट्स में 2 क्वालिटीज लिखनी है। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर हो गया वो ये कि जो भी क्वालिटी आप लिख रहे होंगे उसका कंटेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। सर ये कंटेंट कम कैसे होता है, कंटेंट बढ़ता कैसे है, ये मैं आपको पैटर्न वाले पोर्शन में समझाता हूँ। फिलहाल हम लोग पैराग्राफिंग करते हैं और उसके बाद जो है थोड़ी सी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा 8 पैराग्राफ बना लो पहले तो, P1, P2, P3, 4, 5, 6, 7, 8। ये सारे पैराग्राफ्स नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा है और एग्जामिनर साहब ये टॉपिक बार बार असेस कर रहे हैं, इसलिए जो कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड है वो सब मैं आपको यहीं पर एक साथ कवर करवा दूंगा इंशाल्लाह जी। पैराग्राफ नंबर 1 आ गया जी, इंट्रोडक्शन। P1 इंट्रो है। पैराग्राफ नंबर 2, ऑनेस्टी एंड ट्रुथफुलनेस। मैंने आपको भी 2 क्वेश्चंस दिखाए, उसमें एक में उसने जो है वो ऑनेस्टी की टर्म यूज की हुई थी और एक में उसने ट्रुथफुलनेस की टर्म यूज की हुई थी। इस पोर्शन पर हम लोग जो रेफरेंस यूज करेंगे वो होगी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, जो मैं ग्लॉसी में आपको याद करवा के लिखवाऊंगा। हदीस जो है वो है ट्रुथ लीड्स टू पाइटी एंड पाइटी लीड्स टू पैराडाइज। उसके बाद नबी इस्लाम की बहुत सारी खूबसूरत अदाओं में से एक जो आदत थी वो थी ही ऑलवेज केप्ट हिज प्रॉमिसेस, कीपिंग प्रॉमिसेस एंड ऑनरिंग ट्रीटीज। इसमें आप लोग ने मेरे साथ एक टॉपिक डिस्कस किया हुआ है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया और चार्टर ऑफ मदीना का। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों ट्रीटीज को जो है वो ऑनर किया। यहाँ पर भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम जो है वो प्रॉमिस के बारे में एक हदीस याद करेंगे जो कि एज अ रेफरेंस यूज हो जाएगी। उसके बाद इफ यू रिमेंबर दैट प्रॉफिट पीस ऑन वाज अ मैन ऑफ सिंप्लिसिटी एंड डिसेंसी, इसको हम मॉडेस्टी में ले जाते हैं। एंड डिस्पाइट बीइंग द किंग ऑफ मदीना, प्रॉफिट पीस ऑन वाज अ मैन ऑफ ह्यूमिलिटी। आप में बहुत ज्यादा आजी और इंकिसारी थी, तो मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी में हम यहाँ पर याद करेंगे रिपोर्ट ऑफ हजरत आयशा, जो हमारा यहाँ पर रेफरेंस बनेगा, रिपोर्ट ऑफ हजरत आयशा। फिर कौन कौन सा मक्का हो या ताइफ हो या बॉयकॉट हो, उसमें हमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो एक्सट्रीम मैग्नानिमिटी को देखा। तो प्रॉफिट पीस अपॉन हिम की जो चौथी क्वालिटी है दैट इज मर्सी एंड फॉरगिवनेस। मर्सी एंड फॉरगिवनेस के लिए सबसे बेहतरीन, वैसे तो बहुत सारे जो है वो कोटेशंस हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन हमारे पास जो है वो कोटेशन जो है वो रहमतुल आलमीन वाली कोटेशन है, दैट इज 21:107 सूरह अंबिया। तो पहले हम लोग जो है वो ये 4 क्वालिटीज पढ़ा दिया करते थे, काफी होता था, लेकिन क्योंकि रिसेंटली हमने लास्ट 5 इयर्स में देखा कि एग्जामिनर आफ्टर एवरी 1.5 ईयर या आफ्टर एवरी 2 एग्जामिनेशन एग्जामिनर ये वाला सवाल बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर इसमें फिर नई नई क्वालिटीज भी ऐड कर रहे हैं। तो रिसेंटली एग्जामिनर ने चॉइस देने की बजाय डायरेक्ट क्वालिटीज के नाम लिखे और कहा कि आप इनके बारे में भी जो है वो गुफ्तगू फरमाइए। तो उन क्वालिटीज में हमारे पास एक और क्वालिटी जो आ गई वो आ गई पेशेंस। यहाँ पर आप मेरी 2 फेवरेट कोटेशंस याद करेंगे, एक है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वाले के साथ हैं, और दूसरी है वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं उस शख्स से जो कि सब्र करता है। जस्टिस में आप मेरे साथ जो है वो सूरह माइदा की वर्स नंबर 48 याद करेंगे, और जनरोसिटी।
में आप याद करेंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। आज तक जितनी भी क्वालिटीज आई हैं ना, क्योंकि ये तो बहुत सारे सवालात हैं पास पेपर्स के, और ये बहुत सारे जो सवालात हैं पास पेपर्स के, उन तमाम सवालात में जो है वो एग्जामिनर साहब ने जो है इन्हीं क्वालिटीज को बार बार जो है इवैल्यूएट या असेस या रीअसेस किया है। तो हम एक काम नहीं करते ना कि हमने पैराग्राफिंग तो बहुत सारी बना ली है, अब आपकी मर्जी की भाई आप इनमें से कौन सी 4 क्वालिटीज डिस्कस करते हैं। मैंने आपको अभी क्वेश्चंस दिखाए और मैंने आपको ये बात बता दी। ये कौन है जो कंक्लूसिव पैराग्राफ मांग रहा है? भाई खैरियत तो है मिस्टर हमजा, नए नए लग रहे हो आप। हाँ, तो जी आप नंबर भी बता रहा है, कुछ नए नवेले ही लग रहे हो, आपकी लग रहे पहले दिन है इस्लामिक की क्लास जो आप कंक्लूजन मांग रहे हैं। ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ना शुरू हो गए क्या आप? तो यहाँ पर जो है वो 4 क्वालिटीज की बजाय तो एग्जामिनर चॉइस ही नहीं देगा, तो ये सारे की सारी क्वालिटीज पढ़ के जाने। अब इस पूरे पोर्शन में, इसको मैं पोर्शन नंबर 3C बोलता हूँ। 3A को मैं लाइफ इन मक्का बोलता हूँ, 3B लाइफ इन मदीना थी, इसको 3C कहता हूँ मैं। पहले मैं इसके नोट्स सेपरेट 3C रखता था, मैंने इसके नोट्स को 3B में ही ऐड कर दिया है। लेकिन 3C पोर्शन में अगर सबसे ज्यादा कोई सवाल आया, अगर आप देखें पोजिशन ऑफ विमेन में वाइफ्स, मदर्स एंड डॉटर्स की अगर हम बात करें, तो बेटे वो क्वेश्चन 2007 में और 2010 में आया। अब 10 साल हो गए, मदर्स, डॉटर्स और वाइफ्स के बारे में क्वेश्चन एग्जामिनर ने नहीं पूछा। मेरिकल्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि जनाब 2008 के बाद 12 साल हो गए, अभी तक वो सवाल दोबारा रिपीट नहीं हुआ। तो इसका मतलब मेरिकल्स हो गया, पोजीशन ऑफ विमेन हो गया, एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स नहीं है। फिर जी रिबा, सूद या इंटरेस्ट का जो टॉपिक था इस पोर्शन में, जिसको हम जो है वो इंटरेस्ट यानी सूद कहते हैं, रिबा भी कहते हैं उसको, यूजुअली भी कहते हैं उसको, ये वाले जो टॉपिक्स थे 2007 तक असेस हुए। 2009 में यूजुअली यानी इंटरेस्ट का टॉपिक हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया। पेपर 2 में कुछ अहादीस, फाइनेंशियल डीलिंग्स और फाइनेंशियल टीचिंग और ट्रांजैक्शंस के बारे में ऐसी रख दी गई जहां पर जो है वो टीचर स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट के बारे में बता देते हैं और स्टूडेंट्स को एक इनफ यानी मोटी मोटी नॉलेज इंटरेस्ट के बारे में मिल जाती है। तो फिर इंटरेस्ट का टॉपिक पेपर 1 में यानी सूद का टॉपिक नहीं है, पहले इस पोर्शन में आया करता था। फिर एक कंफ्यूजन है, जैसे कि एग्जामिनर की बुक अभी वाली देखें या पुरानी वाली देखें, तो उसमें मॉडेस्टी का एक टॉपिक ऐड किया हुआ है, और मॉडेस्टी पे पहले एक सेपरेट चैप्टर आता था, और सेपरेट चैप्टर जो था मॉडेस्टी का, उस पे सेपरेट क्वेश्चन आता था पेपर 2 में। पेपर 1 में 2 कंपलसरी क्वेश्चन आते थे 2009 से पहले, पेपर 2 में 3 कंपलसरी क्वेश्चन आते थे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन तो अहादीस और चैप्टर हदीस के बारे में था, तीसरा क्वेश्चन मॉडेस्टी के बारे में था। 2009 में जब सिलेबस रिवाइज हुआ, एग्जामिनर ने मॉडेस्टी का पूरा चैप्टर सिलेबस से निकाल दिया। अब बुक्स में मौजूद है तो ये आप ऑथर से जाके पूछे, मेरा काम आपको कैम्ब्रिज का सिलेबस समझाना है। मॉडेस्टी का टॉपिक चैप्टर पूरा निकाल दिया, और पेपर 2 में अब 3 नहीं बल्कि 2 कंपलसरी सवाल आते हैं। तो ना मॉडेस्टी का सवाल आएगा, ना मॉडेस्टी आपके सिलेबस में। हाँ, एग्जामिनर ने ये किया कि मॉडेस्टी के पोर्शन के कुछ पोर्शन ऐसे थे जिनको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से अटैच कर दिया। जैसे प्रॉफिट्स रिलेशंस विद वाइफ्स, पहले आता था मॉडेस्टी विद वाइफ, मॉडेस्टी टुवर्ड्स वाइफ्स, मॉडेस्टी टुवर्ड्स जो है वो डॉटर्स। अब क्वेश्चन हो गया प्रॉफिट्स रिलेशंस विद वाइफ्स, प्रॉफिट्स रिलेशंस विद डॉटर्स, प्रॉफिट्स रिलेशंस विद नॉन मुस्लिम्स, prophet beyond relations with other states, prophet behavior as a leader, prophet's behavior as a commander। तो प्रॉफिट से लिंक करते हुए सवाल आएंगे, उसमें मॉडेस्टी का पूरा चैप्टर को आप साइड पे कर दें। तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मॉडेस्टी नहीं आ रहा, मॉडेस्टी सिलेबस में ही नहीं है, इंटरेस्ट भी सिलेबस में नहीं है, पोजीशन ऑफ विमेन 10 साल से नहीं आया, 12 साल से मिरेकल्स ऑफ प्रॉफिट नहीं आया। अब सर खुरम ये बता दें कौन से सवाल इसमें सबसे ज्यादा आते हैं। रिलेशंस विद नॉन मुस्लिम्स पिछले 6 साल में आपको 3 बार मिलेगा, रिलेशंस विद नॉन मुस्लिम्स, लेकिन उन तीनों सवाल में अलग अलग सा फर्क है। कभी चार्टर पूछा, कभी ज्यूज और हिपोक्रेट्स पूछा, और कभी नॉन मुस्लिम्स ऑफ मक्का मदीना बहुत पूछा, लेकिन टॉपिक तो नॉन मुस्लिम्स का ही था। तो नॉन मुस्लिम्स का टॉपिक जो है वो एग्जामिनर का सेकंड फेवरेट है इस वाले पोर्शन में, और सबसे ज्यादा फेवरेट का टॉपिक है वो आज आप पढ़ रहे हो मॉडल ऑफ एक्सेलेंस का। और एक क्वेश्चन है प्रॉफिट्स कंडक्ट एज अ लीडर या प्रॉफिट पीस ऑन बिहेवियर एज अ लीडर, जिसको हम रिलेशंस विद अदर स्टेट्स भी बोलते हैं। ये वाला टॉपिक आपको 2 बार मिलेगा, एक बार एज अ लीडर बैटल्स का ही सवाल पूछ लिया, एक बार एज अ लीडर बिहेवियर्स का सवाल पूछ लिया। तो अब अगर ओवरऑल बिहेवियर की बात करें तो आप सारे 5 पेपर्स उठा के देखो 20 साल के, तो 20 साल में आपको ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं आपको 5 से 6 बार मिल जाएगा। मेडिकल्स 1 बार मिलेगा, पोजीशन ऑफ विमेन 2 बार मिलेगा, नॉन मुस्लिम्स आपको 3 से 4 बार मिलेगा, और ये वाला क्वेश्चन आपको 6 से 7 बार मिल जाएगा इंशाल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा 3C के पोर्शन पे दाखिल हो रहा है, सबसे पहले ये वाला टॉपिक पक्कू तरीके से प्रिपेयर कर ले, क्योंकि इस टॉपिक को एग्जामिनर साहब की पसंदीदी का जो है वो जो लेवल हासिल है, और एग्जामिनर साहब इस टॉपिक को बहुत ज़ौक और शौक से पूछते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 पे आ जाए, P1। मैंने फिर रिपीट कर दिया, मैं एक और बार रिपीट कर देता हूं कि भैया यहाँ पर जो एग्जामिनर साहब हैं वो आजकल 4 नहीं बल्कि 2 क्वालिटी से सवाल पूछते हैं।
पैराग्राफ नंबर 1 पे आ जाएं। So there was a companion of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and that companion posed a question to Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala, and his question was that, Hazrat Aisha, could you please tell me what is the behavior of Prophet? Yeah, what was the conduct of Prophet? What were the ikhlaqiyat of Prophet? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाकियात क्या थे उसके बारे में बताइए। सो आयशा ने एक ऐसा हिस्टोरिकल जवाब दिया, वो जवाब इतना ज्यादा पसंद किया जाता है कि बहुत सारे ऑथर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बुक का मेजर जो है इंट्रोडक्शन इसी जो है वो रिपोर्ट के बारे में रखा होता है। So somebody asked Hazrat Aisha, what is the behavior or the conduct of Prophet? Hazrat Aisha said, देखिए कुछ बच्चों ने मुझे पहले से बताना शुरू कर दिया, ये बहुत मशहूर डायलॉग है। Hazrat Aisha replied that Quran is the conduct of Prophet. वैसे तो Hazrat Aisha ने पहले उनसे सवाल पूछा था, haven't you read Quran? क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? Quran is the behavior of Prophet. Quran is the conduct of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Aisha कह रही है कि कुरान हुजूर की इखलाकियात हैं। इस डायलॉग में ये जो कॉन्वर्सेशन हो रही है इसका मतलब ये है कि हजरत आयशा was trying to say whatever is mentioned in Quran, Prophet Muhammad की जिंदगी पूरी कुरान की जो है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। कुरान में हर वो चीज जो कि फॉरबिडन या प्रोहिबिटेड है, नबी इस्लाम ने हमेशा उससे दूरी इख्तियार की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में हर चीज वो जो कि हलाल और पसंदीदा है, प्रॉफिट ने हमेशा उस चीज को जो है वो प्रेफरेंस दिया और उसी को प्रैक्टिस किया। सो अगर मैं हजरत आयशा के डायलॉग को देखूं, कन्वर्सेशन देखूं, इब्राहिम खैरी साहब सही मुस्लिम की एक हदीस मुझे भेज रहे हैं, द कैरेक्टर ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज द कुरान, और जो है वो सुभान ने भी ऐसे ही लिखा है, कुरान इज द कंडक्ट ऑफ प्रॉफिट। तो हम इस सारी बातों को पेश नजर रख लेना तो भैया एक बात बड़ी क्लियर है, वो ये कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी वाज द मिरर ऑफ कुरान। Prophet's life was a reflection of Quran. हर वो चीज जो कुरान ने हलाल की, नबी इस्लाम ने खूब जो है वो इबादत अपनाई और प्रैक्टिस करके दिखाई। हर वो चीज जिसे कुरान और अल्लाह ने रोक दिया, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज से हमेशा दूरी इख्तियार की, जैसे झूठ बोलना, जैसे नाहक कत्ल करना, जैसे कि गलीज जबान इस्तेमाल करना, जैसे कि चुगलीखोरी करना या फिर गीबत करना वगैरह वगैरह। सो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या थी? इट वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कुरान। अब अगर मैं कुरान को देखूं तो कुरान की डेमोन्स्ट्रेशन हदीस है। तो प्रॉफिट ने अपने लास्ट सेरेमनी में भी कहा था, आई एम लीविंग बिहाइंड मी टू थिंग्स, कुरान एंड सुन्ना, इफ यू फॉलो दीस यू विल नेवर गो अस्ट्रे। तो मुझे पता चल गया कि भैया मेरी जिंदगी पूरी कुरान और सुन्ना है, और कुरान को समझना है तो मुझे प्रॉफिट की जिंदगी को फॉलो करना है। So since by all these dialogues and discussion we come to know that Prophet's life was a reflection of Quran. So this means that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam entire zindagi and his behaviors are the model for us. अब मैं नबी इस्लाम की किसी भी अदा को, किसी भी आदत को अपना लूंगा तो वो मेरे लिए सुन्नत है, वो मेरे लिए सवाब है, और वही चीज जो है वो एक्चुअली मेरे लिए क्या है कि मैं कुरान को फॉलो कर रहा हूँ अगर मैं नबी इस्लाम की जिंदगी को फॉलो करूँ। तो इसी जो है डायलॉग की बेसिस में मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तैयार किया है। आप वो इंट्रोडक्शन लिख लें, मैं आपको इंट्रोडक्शन टाइप करके भेजूंगा ताकि काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो लिखना शुरू कीजिए, मैं वैसे डिक्टेट कर दूंगा थोड़ा सा। समन आस्क्ड आयशा, समन से हमारा मतलब यहाँ पर जो है वो कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट है। Someone asked Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha about the conduct of Prophet Muhammad, peace be upon him. Someone asked Hazrat Aisha about the conduct of Prophet Muhammad, peace be upon him. Hazrat Aisha का रिप्लाई जो है हम वर्ड बाय वर्ड लिख देते हैं, जो कि इब्राहिम खैरी ने जो हमें वर्ड्स भेजे हैं वही वर्ड्स हैं, सही मुस्लिम की भी अल्फाज हैं। She replied, Quran is the conduct of Prophet Muhammad, peace be upon him. Quran is the conduct of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This means that Prophet peace upon him's life was the reflection of Quran. And his behaviors are the model for all Muslims to follow. This means that Prophet's life was a reflection of the Quran, and his behaviors are the model for all Muslims to follow. Following are some of his behaviors. Following are some of his behaviors.
कर दूं, स्टार्ट कर दूं? जी, एक ही इंट्रोडक्शन होगा और उसके बाद जो है वो आप सारी की सारी क्वालिटीज में जितनी भी पूछे जाएंगे उसको लिख देंगे। जब भी आपसे वो कोई भी क्वेश्चन पूछे ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस किसी का भी, तो इंट्रोडक्शन हमने एक जनरल बना लिया, यही इंट्रोडक्शन जो है वो यूज होगा किसी भी क्वालिटी के लिए। अच्छा सवाल है, बेहतरीन बात होगी। अच्छा, ये जो मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ आप पे, आप अगर गौर करें ना, पहले आप स्क्रीन पे देखें तो ये पहले जो है वो हम जब 2007 के हिसाब से देखते थे तो हमें 3 स्टेप्स मार्किंग सी में लिख के दिए। क्वालिटी को इंट्रोड्यूस कीजिए, रेफरेंस लिखिए और उसकी एग्जांपल दे दीजिए, बस। लेकिन अब एग्जामिनर ने क्या किया कि 4 क्वालिटीज की बजाय क्वालिटीज अगर उसने 2 कर दी, तो अगर क्वालिटीज ने 2 कर दी तो हमें कंटेंट थोड़ा-सा बढ़ाना पड़ेगा। कंटेंट बढ़ाने के लिए हम एडिशनल स्टेप या स्टेप्स यूज करेंगे। पहले 3 स्टेप्स देख लें जो कि मार्किंग स्कीम में है, जो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस है वो क्या है। आप मेरे साथ-साथ लिखते रहो, पहले आप हेडिंग दो पैटर्न ऑफ P2 से P8। P2 से लेके P8 तक जो पैटर्न यूज होगा वो आप मेरे साथ-साथ लिखें, क्योंकि मुझे आपको सबसे ज्यादा टाइम भले 15-20 मिनट लगे इसीलिए समझाने में लगेगा। आज का जो सबसे मुश्किल काम है वो ये वाला स्टेप नंबर 1 है, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी। तो सबसे पहला पैटर्न ये है कि आप जिस भी बिहेवियर के बारे में बात करें, भले वो ऑनेस्टी है या मैग्नानिमिटी है या वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जस्टिस या जेनरोसिटी की बात हो रही है, तो आपको उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ रिमाइंडर दे दूं, इस स्टेप की वजह ये है कि एग्जामिनर साहब ओ लेवल इस्लामियत में किसी किस्म की हेडिंग को कबूल नहीं करते हैं। तो अगर आपने जो है वो ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस की हेडिंग देके बात करना शुरू कर दी, तो एग्जामिनर साहब उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर साहब जो है वो आपकी एग्जाम शीट की जो टॉप शीट है, उस पे टॉप पेज है, उस पे लिख चुके होते हैं, यू मस्ट राइट इन कंटिन्यूअस प्रोज। अगर कंटिन्यूअस प्रोज पे लिखने की बात हो रही है तो इससे मतलब ये कि एग्जामिनर कह रहे हैं कि भैया आप पैराग्राफिंग फॉर्म में ही बात कर सकते हैं, आप हेडिंग फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में या टेबल फॉर्म में कुछ भी नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले आपको क्वालिटी को इंट्रोड्यूस करना है। आज सबसे ज्यादा टाइम आपको इसी पे लग जाएगा, ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं आपको ये समझा के छोड़ूंगा, इसकी बहुत सारी मैं आपको एग्जांपल्स देता रहूंगा। जब आप क्वालिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके बारे में आप लिखते हैं रेलेवेंट एग्जाम्पल। दूसरा स्टेप है रेलेवेंट एग्जाम्पल। अगर आपने ऑनेस्टी की बात की है तो आपको वो रेलेवेंट एग्जाम्पल जो है वो देनी होगी, और रेलेवेंट एग्जाम्पल के आगे लिख देना डिस्क्राइब ब्रीफली, क्योंकि खाली एग्जाम्पल को रिलेट करने पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको वो एग्जाम्पल लिखनी है। एग्जाम्पल्स तो मैं आपको बहुत सारी करवाऊंगा, पर आप एग्जाम्पल वो लिखें जिस एग्जाम्पल के बारे में आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे सकें। डिस्क्राइब ब्रीफली, क्योंकि हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि भैया इस वाले पोर्शन में जो कि जो है वो प्रॉफिट की बिहेवियर का पोर्शन कहलाता है, एग्जामिनर सबसे ज्यादा वैल्यू जो करते हैं जिन चीजों में से एक चीज है वो है रेफरेंस। तो रेफरेंस के बगैर तो भैया गुजारा नहीं होगा, इसलिए हर क्वालिटी का रेफरेंस मैं आपको याद भी करवाऊंगा, फिर ग्लॉसरी में भी लिखवाऊंगा, दो के नोट्स में लिखा हुआ है और कहीं स्कैटर्ड है, तो एक जगह पर उन रेफरेंस को हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं यही इस आंसर का जो है पैटर्न है। क्वालिटी को इंट्रोड्यूस कीजिए पैराग्राफ फॉर्म में, जिसमें 3 to 5 लाइंस आप यूज कर रहे होंगे, बाद में उसको बाद में समझाऊंगा। दूसरा एग्जांपल देनी है, जो भी आपकी एग्जांपल पसंदीदा हो, भले आप जैसे प्रॉफिट की मर्सी की बात कर रहे हैं तो आपकी एग्जांपल पसंदीदा ताइफ है या कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का है या प्रॉफिट मोहम्मद यूज्ड टू फॉरगिव हिज बिटरेस्ट ऑफ एनिमीज है या प्रॉफिट ने ओल्ड वुमन को माफ किया। आप जो भी एग्जांपल लिख रहे हैं वो एग्जांपल होनी चाहिए जिसकी आप डिस्क्रिप्शन ब्रीफली दे सकें। रेफरेंस मैं आपको याद कराऊंगा, ये टोटल मेरा डोमेनो, मेरा डिपार्टमेंट है। अब सर खुर्रम, आप ये कह रहे थे कि 2007 में एग्जामिनर ने जो सवाल पूछा उसमें एग्जामिनर साहब कह रहे थे कि कोई भी 4 क्वालिटीज बता दीजिए। आपने अभी अभी बोला कि अब एग्जामिनर 4 नहीं बल्कि 3 क्वालिटीज एक बार पूछे और अब तो 2 ही क्वालिटीज पूछते हैं। तो सर जब 2 क्वालिटीज होंगी तो फिर 20 मिनट में 2 क्वालिटीज लिखनी होंगी, तो ये तो बहुत जल्दी हो जाते हैं तीनों स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स तो 5 मिनट के अंदर खत्म होते हैं। सर आंसर 10 मार्क्स का कैसे होगा? आंसर 10 मार्क्स का करने के लिए आपको कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, और जो कंटेंट बढ़ाएंगे आप वो क्या होगा, वो एडिशनल स्टेप है, ये मैंने ऐड किया है, लेकिन ये आंसर के स्ट्रक्चर और डिमांड को पूरा करता है। वो क्या? यू नीड टू ऐड मोर एग्जांपल्स। तो अब लिखें अदर रेलेवेंट एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल लिखो या एक से ज्यादा, ये एस ब्रैकेट में लिखने की वजह ये है कि एक एग्जाम्पल भी काफी है और एक से ज्यादा भी। मैं इससे पहले कि आगे चले जाऊं तो बस पैटर्न पे जरा मजबूत रहना है, क्योंकि जितनी भी स्टोरीज आ जाएंगी, सिवाय एक जीव की स्टोरी होगी या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की जो है वो रिब्यूकिंग जो स्टोरी है, उस स्टोरी के अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कोई नई दास्तान बता पाऊंगा सिवाय रिव्यू के, क्योंकि मैंने आपको प्रॉफिट की पूरी जो है वो समाने हयात जो है वो प्रॉफिट की डेथ तक, लाइफ से बर्थ से डेथ तक की पढ़ा दी।
तो ज़ाहिर उसी पोर्शन में से हम चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। जेनरोसिटी में आपको कुछ नई स्टोरीज मिल जाएंगी मुझसे, या फिर आपको कुछ नई स्टोरीज मेरे से ह्यूमिलिटी में मिल जाएंगी, और उसके अलावा स्टोरी सारी वही है जो आपको पहले से मालूम है। तो स्टोरीज में अब आपको ये वाले पोर्शन में देखना, एक एग्जाम्पल लाजमी डिस्क्राइब करनी है। अब पहली एग्जाम्पल अगर डिस्क्राइब हो गई तो इसका मतलब है कि आप लेवल 3 तक तो पहुंच चुके हो बॉस, या आपने अपना ए ग्रेड जो है वो तकरीबन पक्का कर लिया है। लेकिन अगर आपने उसमें थोड़ा सा और गुड़ डालना है, क्योंकि टाइम तो बहुत होगा, तो आप एग्जाम्पल आप कितनी जो है डिस्कस करते हो, वो एक है एक से ज्यादा। अब ये डिटेल जाओ या ब्रीफ जाओ, ये तो आपकी अपनी मर्जी है। एडिशनल स्टेप का मतलब ये है कि अब आप एक स्टेप फॉरवर्ड जा रहे हैं, आपने ए ग्रेड के ऊपर जो है वो शॉर्ट मारना है, तो भैया उसके लिए आप जो है एग्जाम्पल्स की तादाद बढ़ा लें। मैं आपको हर क्वालिटी की 6 से 8 एग्जाम्पल्स करा लूंगा तकरीबन। आपने वो पिक करनी है पहली जिसको आप तफसील से बता सकें। उसके बाद आप कौन कौन सी रिलेट कर, पहली वाली डिस्क्राइब है, बाकी सबको रिलेट कर दो और थोड़ा थोड़ा बता दो बहुत सारी को, या एक और एग्जाम्पल डिस्क्राइब कर दो, वो आपकी अपनी मर्जी है। दोनों चॉइस आपके पास है, हर बंदे की कॉम्पिटिशन के हिसाब से। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग आगे जाएं, एक हेडिंग दीजिएगा, फ्रेजेस टू कनेक्ट, phrases to connect quality and example। अभी आपको समझ नहीं आएगा, या फिलहाल लिख लें, मैं आपको ये जब डिस्क्रिप्शन दूंगा P2 की तो समझ में आएगा। आप सिर्फ ये कॉपी कर लें जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, phrases to connect quality and example। इसमें मैं भी आपको 3 फ्रेजेस करा रहा हूँ। इट इज एविडेंट फ्रॉम, डॉट डॉट डॉट, it was seen in, dot dot dot, it was highlighted during, it was highlighted during dot dot dot। अब सरखुरम ये फ्रेज क्यों आ गया, इसको आप छोड़ दें फिलहाल। आप पहले मुझसे P2 सीख लें, उसमें आपको ये फ्रेजेस समझ में आ जाएंगे। पैराग्राफ नंबर 2 पे आ जाए, उसका पहला पॉइंट, वन रेफरेंस पर क्वालिटी हसान बुखारी काफी है, पर जो है एग्जांपल रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है। एक पैराग्राफ में एक रेफरेंस काफी होगा। ओवरऑल एक आंसर में 2 रेफरेंस आ जाएंगे तो मोर देन इनफ है। पेज नंबर जो है वो 38 पर काम करें हम लोग, पेज 38। अच्छा, अब मैं जो बातें बोलूंगा वो मैं जब क्लास में भी पढ़ा रहा होता हूँ, सामने से फेशियल एक्सप्रेशंस आ रहे होते हैं, तो बच्चे क्लास में बड़े कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो ऑनलाइन तो मैं आपको देख भी नहीं सकता, तो मुझे इस बात का पूरा अंदाजा है कि ये जो बात मैं आपसे अब करूंगा ये आपको इनिशियली बहुत थोड़ी बहुत परेशान करेगी, लेकिन आप इसको ये परेशानी को सॉर्ट कर पाएंगे तकरीबन जो है वो 15 से 20 मिनट के अंदर। आप बस को बार बार सुनते रहेंगे और लिखते रहेंगे, तो आप एक ना एक बार उसका कनेक्शन बना बैठेंगे। अब मसला ये है कि आप जब जो है वो मिरेकल्स ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक मुझसे पढ़ रहे थे, तो मिरेकल्स ऑफ प्रॉफिट में भी आपको क्वालिटी को इंट्रोड्यूस करना था, पर वो बड़ा आसान था। One of the miracles of prophet was the breaking of the moon into 2 pieces. Another sign of his apostleship was a mark of prophethood behind his back. One of the biggest signs of his prophethood was the fact that Prophet Peter received revelations at several different places, in different times and different places. तो वो तो बहुत आसान सा इंट्रोडक्शन था। यहाँ पर क्योंकि आप जो भी बात करेंगे उसको इंट्रोड्यूस करने में ही दम है। देखिए, हर बच्चा यहाँ पर एग्जाम्पल लिख कर आएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सिर्फ फरखंदा नूर से पढ़ के जाते हैं, उनके पास कोई टीचर नहीं है, कोई इतनी एक्सपर्टीज गाइडेंस मौजूद नहीं है। लेकिन वो बच्चा क्या करेगा, वो जाके कहानियां किससे लिख कर आएगा, लेकिन वो प्रॉपर्ली बात को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब बात यहाँ पर हो रही है कि सर हमें ए स्टार तक पहुंचना है, डिस्टिंक्शन तक की जंप मारनी है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा गुड़ डालना होगा, कोई 1 माइल एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है? वो एक्स्ट्रा एफर्ट ये कि भैया आपका आंसर प्लान नजर आना चाहिए, आपका आंसर प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर्ड आंसर नजर आना चाहिए। सर वो स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो घर से प्रैक्टिस करके जाया जाता है, वो रैंडमली नहीं बनता। तो अगर कोई बच्चा ऑनेस्टी पे बात करेगा, मतलब फॉर एग्जांपल हम ऑनेस्टी वाले पैराग्राफ में अगर आप गौर से देखना, P2 ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस की बात कर रहे हैं, तो मैं यहीं से आपको पैटर्न सिखा रहा हूँ। यही पैटर्न की डिस्क्रिप्शन है, और पैटर्न की मैं किस पोर्शन पे, जो कि सबसे मुश्किल पोर्शन है। देखिए, रेलेवेंट एग्जाम, अगर रेफरेंस की बात करनी है तो रेफरेंस चलो मेरे साथ अभी याद कर लो। ये 3 पोर्शन है ना, इन 3 पोर्शन में अगर रेफरेंस मुश्किल लग रहा है वो मेरे साथ पहले याद कर लो। ट्रुथ लीड्स, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड,
ट्रूथ लीड्स टू पाइटी एंड पाइटी लीड्स टू पैराडाइज। पाइटी तकवे को बोलते हैं। पेपर 2 की आर्टिकल्स की क्लास में मैंने तकवा को आपको 20 मिनट के अंदर जो है वो तफसील से बात करके समझाया था, जिसमें मैंने आपको ड्रीम की भी एग्जांपल दी थी। ट्रूथ लीड्स टू पाइटी एंड पाइटी लीड्स टू पैराडाइज। ये आप हदीस जब याद हो जाए मुझे लिख के भेजने में से तो एक बार सुन के याद हो जाती है। नबी इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ट्रूथ लीड्स टू पाइटी एंड पाइटी लीड्स टू पैराडाइज। सच्चाई तकवे की तरफ और तकवा जन्नत की तरफ ले जाता है। ट्रूथ लीड्स टू पाइटी एंड पाइटी लीड्स टू पैराडाइज। ट्रूथ लीड्स टू पाइटी एंड पाइटी लीड्स टू पैराडाइज। एंड पाइटी लीड्स टू पैराडाइज। चलें सर खुरम, आपने हमें समझा दिया। रेफरेंस तो बहुत आसान सी बात है। रेफरेंस रिलेट कैसे करना है, रिलेट करना हम सिखा देंगे, वरना मॉडल आंसर जब आप पढ़ते तो उसमें मैंने बकायदा उसको रिलेट करके कनेक्ट करके दिखाया था कि यहाँ पर ये रेफरेंस इतना ज्यादा मुनासिब होगा। ट्रूथ लीड्स टू पाइटी एंड पाइटी लीड्स टू पैराडाइज। अब छोड़ें, मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, आप बताइए प्रॉफिट की ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस की कोई मिसाल अगर आपको पता हो। अगर आपको 2 एग्जाम्पल्स भी बताएं तो इसका मतलब आपकी तैयारी हुई भी है। तो मैं आपको हिंट्स देता हूं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस की सबसे बड़ी दलील ये है कि प्रॉफिट को मक्का के लोग 2 नामों से पुकारते थे। नाम बताओ। अबतर बोल रहा है यार, को आदमी अजीब लोग हैं यार। प्रॉफिट को लोग अबतर बोलते थे, ये प्रॉफिट का बिहेवियर की वजह से बोलते थे। वो तो लोगों के टॉन्ट थे ना। प्रॉफिट को लोग सादिक और अमीन बोलते थे। अब तुम्हें अगर याद हो प्रॉफिट पीएम की ऑनेस्टी की एक मिसाल ये कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हजरत खदीजा ने ट्रस्ट किया बिजनेस करने पे। फिर आपने ये भी पढ़ रखा है कि प्रॉफिट को आर्बिट्रेटर के तौर पर ट्रस्ट किया। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्लैकस्टोन का जो मैटर था, वो इतना बड़ा जो झगड़ा था, उसमें प्रॉफिट ने न्यूट्रलिटी और जस्टिस के साथ फैसला करते हुए सब लोगों को पार्टिसिपेट करा के ब्लैकस्टोन फिक्स कर दिया। फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लोग इतना ट्रस्ट करते थे, पीपल इंट्रस्टेड देयर बिलोंगिंग्स टू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इवन हिज एनिमीज। सो यहाँ पर जो है वो आपको ऑनेस्टी की तो एग्जांपल्स इतना पता है, कुछ 1-2 आप भूल गए तो मैं आपको वो याद करा दूंगा। तो ये तो आपने 3-4 एग्जांपल से बैठे बैठे डिस्कस कर लिए। तो पता ये चला कि एक स्टूडेंट जब इस आंसर में आएगा तो वो रेलेवेंट एग्जांपल पे नहीं फंस पा रहा होगा। और उसमें एक तो एग्जांपल ऐसी वो घर से प्रिपेयर कर जाएगा, पहले उसको पता होगी जिसको वो डिस्क्राइब कर सकता है। दूसरी पुत्र बात ये है, माउंट सोफा की भी एग्जांपल आ गई जी, मैं आगे पढ़ा दूंगा, अभी मुझे सिर्फ मोटी मोटी बात करेंगी। इसका मतलब ये कि अदर रेलेवेंट एग्जांपल वाले पोर्शन में भी आप फंसने वाले नहीं हो। रेफरेंस सर खुर्रम याद करा रहे हैं, वो याद करवा के अभी एंड की क्लास के एंड में दोबारा लिखवा भी देंगे। रेफरेंस का इशू नहीं है बॉस, इशू एग्जांपल का बिल्कुल भी नहीं है। एग्जांपल एक नहीं बल्कि मल्टीपल एग्जांपल्स हमको बताएं। चलिए आपको एक ही नहीं आ रहा तो मैं आपसे और बात कर लेता हूं। पेशेंस की मिसाल कोई प्रॉफिट की, प्रॉफिट ने कहीं पेशेंस प्रैक्टिस करके दिखाया। ताइफ आ गया, और कहीं प्रॉफिट ने पेशेंस करके दिखाया। परसिक्यूशन के ईयर्स आ गए, देखो धड़ाधड़ जवाब आ रहे हैं। और कोई बात, बॉयकॉट के ईयर्स में प्रॉफिट ने पेशेंस किया, ये भी जवाब दुरुस्त है। और कोई बात सर, बैटल ऑफ ओहद लिख दिया किसी ने, क्या बात है, मतलब बैटल्स आपको याद है, जबरदस्त हो गया सीन। एक बच्चे ने वहशी का नाम लिखा है कि वहशी को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे, उनको अपने चाचू याद आते थे। प्रॉफिट कहते थे वहशी तुम मेरे सामने मत आया करो, मुझे मेरे चाचा की याद आती है। तो प्रॉफिट को बहुत ज्यादा सब्र करना होता था वहशी को देखेंगे। वहशी वाज द मर्डर ऑफ हज़रत हम्जा रज़ी अल्लाह तआला। प्रॉफिट के ऊपर उजड़ी फेंक दी या प्रॉफिट को बुरे नामों से पुकारा। प्रॉफिट ने पेशेंस और परसिवरेंस का जो है वो आपको प्रैक्टिस करके दिखाया। तो बेटे एग्जांपल, मल्टीपल एग्जांपल्स आपको मालूम है, एग्जांपल पे नहीं फंस रहे। रेफरेंस सर खुर्रम की जिम्मेदारी पक्की पक्की याद कराएंगे। तो इसका मतलब सर ये बात तो क्लियर हो गई कि स्टेप 2, स्टेप 3 और एडिशनल स्टेप पे हमारी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। आज सर खुर्रम अपनी क्लास में हमें वो एक्स्ट्रा माइल एफर्ट करवा दें, सर खुर्रम हमें वो एक पिन्नी सी चीज सिखा दें जिसके बाद हम ये कह सकें कि भैया अब हमारा आंसर जो है वो सुप्रीम लेवल पे चला गया। क्योंकि ये चीज सबसे मुश्किल है, वो है क्वालिटी का इंट्रोडक्शन। तो बड़ी तमीज और तहजीब के साथ लेक्चर का इनिशियल पोर्शन बहुत ध्यान से समझना है। कंफ्यूजन हो रही होगी, सवाल भेजते रहना है ताकि मुझे पता चल जाए कि किस जगह को मुझे दोबारा हिट करना है और कौन सी बात आपको ज्यादा बेजार कर रही है। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका, ये वाली बात 2-3 बार सुनने से भी नहीं समझ में आएगी, ये बात थोड़ी सी 2-3 बार लिखने के बाद समझ आएगी। तो बाय द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू रीच टू पैराग्राफ नंबर 3 तो जाके आपको आदत पड़ेगी और आपके दिमाग में ये बात बहुत मजबूती से बैठेगी कि हाँ सर खुर्रम यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। एनीवेज, अब मुझे जो है वो ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस को क्या करना है जी, इंट्रोड्यूस। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये पढ़ा रहा हूँ पिछले 12 साल से, यार ये वाले जो पोर्शन मुश्किल है वो क्या है, इसको इंट्रोड्यूस करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन इतना प्रॉपर हो कि नजर आए कि हाँ जी बंदा प्रिपेयर्ड आंसर लिख रहा है। तो कैसे होगा? मैं ऑनेस्टी को इंट्रोड्यूस करने लगा हूं, ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। मैं 3 काम करूंगा, वो 3 काम जरा आप इधर देख लीजिए। सबसे पहले मैं करूंगा कमेंट ऑन बिहेवियर। कमेंट ऑन बिहेवियर, इस वक्त मेरा बिहेवियर जिसमें मुझे कमेंट करना है वो क्या है, दैट इज, अच्छा बिहेवियर की दोनों स्पेलिंग सही है, यू वाली भी और ओ वाली भी, एक अमेरिकन और एक ब्रिटिश है, उसमें परेशानी मत उठाइएगा।
तो मैं बिहेवियर पे कमेंट करूंगा, मुझे सबसे पहले ऑनेस्टी पे कमेंट करना है। उसके बाद मैं करूंगा कमेंट ऑन बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मैं प्रॉफिट का जो बिहेवियर था, यानी प्रॉफिट की जो ऑनेस्टी थी, उस पर कमेंट करूंगा। पहले मुझे बिहेवियर, जो भी बिहेवियर है, XYZ बिहेवियर है, जब अभी मैं ऑनेस्टी की बात कर रहा हूं, तो ऑनेस्टी पे मैंने कमेंट किया, एक जनरल कमेंट है। उस जनरल कमेंट के बाद मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ऑनेस्टी, उस पर कमेंट करूंगा। एक एक लाइन या दो दो लाइन यूज हो रही होगी। तो जब दोनों पे कमेंट हो जाएगा, अब इसका मतलब ये कि मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब मेरे लिए चैलेंजिंग बात ये कि मुझे इंट्रोडक्शन के फौरन बाद लिखनी है एग्जाम्पल। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी नहीं है, जिनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, वो यहाँ पर फेल हो जाते हैं। वो क्वालिटी को एग्जाम्पल से कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते। इसके लिए फिर मुझे ये आपके साथ कार्रवाई करनी पड़ी कि जनाब कैसे क्वालिटी को एग्जाम्पल से कनेक्ट करना है। उसके लिए आप एक पिन्ना सा फ्रेज यूज करें, वो फ्रेज आपकी क्वालिटी को, एग्जाम्पल को, दोनों को कनेक्ट कर देगा। अब मैं तीसरा काम यहाँ पर क्या करूंगा, मैं बिहेवियर पे कमेंट करने के बाद, प्रॉफिट के बिहेवियर पे कमेंट करने के बाद, मैं यहाँ पर जो है वो कनेक्टिंग फ्रेज यूज करूंगा। अब जो फ्रेज में कनेक्ट करूंगा, ये फ्रेज किस चीज को कनेक्ट कर रहा है, जो क्वालिटी को, जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया उसको एग्जांपल के साथ कनेक्ट कर रहा है। अब आप मेरी जो है गुफ्तगू सुन लें, नहीं समझ में आएगी, थोड़ी देर बाद ये बात इतनी अच्छी समझ में आएगी, आपके दिमाग में घुस जाएगी। अब आप आराम से सुने, टॉपिक क्या डिस्कस हो रहा है, P2 का टॉपिक क्या है, P2 में किस बिहेवियर की डिस्कशन हो रही है, जरा इतना तो पता हो आपको, ताकि मैं आगे बात करूं। P2 में किस बिहेवियर की बात करनी है, ऑनेस्टी एंड ट्रुथफुलनेस की बात करनी है। बहुत कम जवाब आए, इसका मतलब आधे लोगों को बात समझ में नहीं आ रही। मैं पैराग्राफ नंबर 2 में जिस बिहेवियर की बात कर रहा हूं, वो बिहेवियर क्या है, ऑनेस्टी एंड ट्रुथफुलनेस है। तो मैं पहले ऑनेस्टी पे जनरल कमेंट करूंगा कि ऑनेस्टी एक बुरी चीज होती है कि अच्छी चीज होती है। फिर मैं प्रॉफिट की ऑनेस्टी पे कमेंट करूंगा, और जब मेरे कमेंट से इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, तो मेरी जो भी बात है उसके आगे मैं जो भी एग्जांपल लाऊं, भले आप कोई भी एग्जांपल लिखो, वो बात और एग्जांपल दोनों आपस में जुड़ जाएं, उसके लिए मैं एक कनेक्टिंग फ्रेज यूज करूंगा। वो फ्रेजेस अब आप मुझसे सुन लें। तो मुझे अभी तक जवाब ज्यादा नहीं आए हैं। मैं P2 जो आपको पढ़ा रहा हूं, इस पे मैं किस बिहेवियर की बात कर रहा हूं, ये 7 बिहेवियर लिखे हुए हैं। P2 में किस बिहेवियर की बात हो रही है जनाबे वाला, ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस, ठीक है। पाइटी किसे बोलते हैं, पाइटी किसे बोलते हैं, पाइटी तकवा को बोलते हैं। तकवा किसे बोलते हैं, हैविंग लव एंड फियर ऑफ अल्लाह साइमल्टेनियसली। जितनी अल्लाह की मोहब्बत, उतनी अल्लाह का खौफ अगर दिल में आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं तकवा और परहेजगारी। और भी डेफिनेशंस बन सकती हैं, पर मैंने आपको बहुत बेसिक डेफिनेशन बताई। एनीवेज, ऑनेस्टी पे जनरल बात में कर रहा हूं। अब आप टाइपिंग बंद कर दो, सिर्फ सुनो, सुन के समझ। मैं अभी बता रहा हूं, ये समझ थोड़ी देर बाद आएगा, मैं बोलता रहूंगा, दिमाग में बैठेगी बात। जनरल कमेंट सुनते हैं। A person cannot be a pious person without having honesty and truthfulness in his conduct. ठीक है ना, आपने यही याद करके चले जाना है, लेकिन अगर आपको वहां भूल जाए तो आप खुद भी बना सकें, इसलिए आपके जहन में पैटर्न होना चाहिए। कोई बंदा परहेजगार हो ही नहीं सकता जब तक वो सच्चा ना हो। भाई झूठा आदमी परहेजगार थोड़ी। एक बंदा झूठ बोलता है तो हम कहेंगे भाई आप तो इब्लीस के फॉलोअर हो, आप तो शैतान के फॉलोअर हो, कि नबी के सामने ना झूठ बोला, ना झूठ बोलने की इजाजत, ना झूठ को पसंद किया। बल्कि प्रॉफिट ने तो ये फरमाया कि झूठ बोलना तो गुनाह कबीरा है। कबीरा गुनाह, बड़े गुनाह ऐसे गुनाह होते हैं जिनकी सजा दुनिया में, कब्र में और आखिरत में 3 जगह मिलती है। तो भैया झूठा आदमी तो पार्टनर ऑफ डेविल कहलाएगा, झूठा आदमी तो परहेजगार हो ही नहीं सकता। So, मैंने इसी डायलॉग से आगे बात को लेके चलना है। A person cannot attain piety. A person cannot be a pious and God-fearing person unless he has honesty and truthfulness in his conduct. ये हो गया ऑनेस्टी के बारे में जनरल कमेंट कि ऑनेस्टी जो है उसका जो उसकी वो जो रास्ता है, ये इंसान को परहेजगारी और तकवा की तरफ लेके जाता है। अब ये बिहेवियर जब खत्म, जनरल क्वालिटी कमेंट खत्म हुआ, अब मैं करूंगा कमेंट ऑन प्रॉफिट्स बिहेवियर। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam practiced honesty and truthfulness in a manner that he did not abandon such qualities even in most difficult times. मुश्किल से मुश्किल वक्त भी होगा तो नबी इस्लाम झूठ नहीं बोलते थे। वैसे तो हमने आपको एक बार हिपोक्रेट्स का टॉपिक पढ़ाते हुए एक एग्जांपल दी थी कि एक अल्लाह के वली थे, उनको एक आर्मी गिरफ्तार करने के लिए आई, और हमने आपको ये बताया हजरत अम्मार बिन यासिर और सूरह, मेरे ख्याल से जो है वो अनकबूत की आयत थी, या सूरह अनकबूत या सूरह ज़ारियात की आयत से साबित है। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है, उन्होंने जो है वो झूठ बोल के अपनी जान बचाई थी। तो उसके बाद आयत आई थी कि अम्मार बिन यासिर के दिल में अगर ईमान था और उन्हें जान बचाने के लिए झूठ बोला तो ये झूठ कबूल है। तो इंसान जान बचाने के लिए झूठ बोल सकता है। तो फिर हमने कुछ उलमा, अगर कोई शख्स ऐसा बोल दे, जैसे आजकल कहीं वो जा रहा है और कहीं रैली शैली निकली हुई हो, कहीं पर मामला खराब है, उसको झूठ बोल के जान बचानी पड़ गई, जहां लोग उसको दुश्मन मारने आ गए, तो ऐसा वो कर सकता है। लेकिन हमने आपको एक मिसाल दी भी थी,
और मिसाल दी थी कि एक जो है वो अल्लाह के वली को कोई आर्मी गिरफ्तार करने के लिए आई, जब आर्मी गिरफ्तार करने के लिए उनको आई तो आर्मी को उनके चेहरे का नहीं पता था, नाम पता था। तो उन्हीं से वो आर्मी पूछ रही थी, बताइए फलाना XYZ का है, XYZ आदमी वो खुद ही थे। तो जब उस आर्मी ने जिनको अरेस्ट करने आई, जो कि इनको प्रोसिक्यूट करके इनको मर्डर भी कर सकती है, एग्जीक्यूट भी कर सकती थी, जब उन्होंने अल्लाह के इस वली से सवाल पूछा, क्योंकि ये 2-3 ओकेजन पे वाकया हुआ है, तो अलग अलग नाम इनके किताबों में है, तो मैं नाम के बगैर आपको मेन किस्सा सुना रहा हूँ। तो जब वो आर्मी इस अल्लाह के वली से पूछ रही है कि बताइए, जिनका नाम XYZ है, कि बताइए, आर्मी पूछ रही है XYZ कहाँ है, वी आर हियर टू अरेस्ट हिम। ये कह देते XYZ तो यहाँ नहीं रहते, XYZ तो यहाँ से चले गए, वो यहाँ रहते थे पर वो तो 10 साल पहले हिजरत कर गए, वो यहीं थे लेकिन जो है वो चले गए। तो वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो झूठ बोल सकते थे, यहाँ जान बचाने के लिए उनको झूठ बोलने की जात थी। तो rather than speaking or saying a lie, he did want, ये अल्लाह की वली कि भाई मैं झूठ क्यों बोलूं, झूठ बोलने की इजाजत है अम्मार बिन यासिर के रेफरेंस कुरान की आयत से, लेकिन इस जान बचाने के लिए भी मैं झूठ नहीं बोला। उन्होंने क्या किया, वो जिस जगह पे खड़े थे उस जगह से थोड़ा सा परे हट गए, और जगह से परे हट के ये XYZ साहब परे हट के बोलने लगे आर्मी से कि अभी तो वो यहाँ थे, अब आप देख ले कहाँ है। तो एक्चुअली वो जहां थे उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की और उन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया, उन्होंने सच ही बोला कि अभी तो वो यहीं थे, अब आप देख ले कहाँ है। अभी आर्मी की जो है IQ लेवल की बात थी कि आर्मी समझे कि अभी तो वो यहाँ थे, और अभी जब थोड़ा सा परे हट गए तो अब वो यहाँ ही है। आर्मी को लगा अभी वो यहाँ थे, अब वो यहाँ से भाग गए। तो इजाजत है झूठ बोलने की, पर ये जो अल्लाह के वली गुजरे हैं जिन्होंने जान बचाने के लिए भी झूठ का सहारा नहीं लिया, ये क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि इन दे वर सो इंस्पायर्ड बाय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के प्रॉफिट मुश्किल तरीन हालात में भी झूठ नहीं बोलते थे। सो इफ यू गाइस रिमेंबर द स्टोरी ऑफ ताइफ, जिसमें स्टॉलवर्ड्स ने तो अभी ताइफ सुनना है, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में हमने ताइफ में एक सीन देखा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज प्रीचिंग इन द पैलेस ऑफ ताइफ टू 3 brothers who were the chiefs of Taif. Their names were Yalil, Masud and Habib. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको जो है वो इस्लाम के बारे में बता रहे थे, they bluntly rejected हजरत मोहम्मद पीस upon him. And not only they rejected Prophet, they insulted Prophet. And now when Prophet realized that these people are the hopeless souls, Prophet was about to leave. And when Prophet was departing from their palace, the 3 brothers posed a challenging question to Prophet. And they asked Nabi Islam, Muhammad, what is your opinion about our senior most and most powerful idol called Idol Lat? अब Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam से 3 ऐसे लोग जो कि ताइफ के मालिक हैं, जो कि मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल से ताइफ की सिटी के, और प्रॉफिट पीरन वहां पर किसी आर्मी के साथ नहीं बल्कि अपने मुंह बोले बेटे के साथ निहत्ते आए थे बगैर किसी आर्म्स के। तो यहाँ पर वो तीनों भाइयों ने प्रॉफिट से पूछा, हमारी आइडल, बाकी आइडल्स को छोड़ें, हमारी आइडल के बारे में आपका क्या ख्याल है? सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट आवर सीनियर मोस्ट आइडल कॉल्ड आइडल लात? अब ये हो गया वो डायर सर्कमस्टांसेस, ये हो गए वो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस जहां पर जान को खतरा है, और जान को खतरा हो तो अल्लाह ने इजाजत दी थी, और ये आयत उससे पहले आ चुकी थी ना, अम्मार बिन यासिर का किस्सा इससे पहले का है। तो यहाँ पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोल के जान बचा सकते थे, लेकिन प्रॉफिट ने इस मौके में भी झूठ नहीं बोला, क्योंकि प्रॉफिट वाज अ मैन ऑफ करेज, ही वाज अ मैन ऑफ ऑनेस्टी, ही वाज अ मैन ऑफ ट्रूथफुलनेस। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुश्किल हालात में भी तीनों भाइयों को बताया, आइडल नात इज लाइक एनी अदर आइडल, इट इज अ पीस ऑफ स्टोन, इट कैन नॉट ईट, इट कैन नॉट ड्रिंक, इट कैन नॉट मूव, इट कैन नॉट इवन हेल्प इटसेल्फ. Then how in the world is it possible it is going to make up the fortunes of you and the people of your tribes called Banu Saqif and Hawazin? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं कमेंट कर रहा हूँ, ये कमेंट मैं ताइफ की स्टोरी से लेके आ रहा हूँ। अब वापस आओ टॉपिक की तरफ। A person cannot be a pious person unless he has honesty and truthfulness in his conduct. Prophet practiced honesty and truthfulness even in most difficult times. भले जान जाने का भी खतरा हो, नबी इस्लाम ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस को अबेंडन नहीं करते थे। आप ये क्वालिटीज पे हमेशा जमे रहते थे, भले आपकी जान को खतरा हो ना हो जाए। अब ये हो गया 2 बातें, एक हो गया जनरल कमेंट और दूसरा हो गया कमेंट ऑन प्रॉफिट्स बिहेवियर। तीसरी बात, हिज ऑनेस्टी एंड ट्रुथ, अब कनेक्टिंग फ्रेज जिसके बाद एग्जांपल आ जाएगी, प्रॉफिट्स ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस आर एविडेंट फ्रॉम, आगे जो भी किस्सा आपको लिखना है आप वो लिख दें, भले वो ताइफ का हो, भले वो सादिक अमीन हो, भले जो भी आपने बात करनी है वो वाली बात हो। His honesty and truthfulness were highlighted during the event of XYZ. His honesty and truthfulness were seen in, सरखुरम आप कहां से पढ़ रहे हैं? सरखुरम यहां से पढ़ रहे हैं। His honesty and truthfulness are evident from the event of Taif, या जो भी आपका इवेंट है। His honesty and truthfulness were seen in the city of Taif, in the palace of the chiefs of Taif. His honesty and truthfulness were highlighted during his conversation with the chiefs of Taif when they asked him, आगे पूरी स्टोरी आ जाएगी। चले जी, मैं वापस आता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया भैया, बिहेवियर पे बात की। बिहेवियर क्या है?
तो जनरल कमेंट किया बिहेवियर पे, अ पर्सन कैन नॉट अटेन पाइटी विदाउट बीइंग ऑनेस्ट एंड विदाउट बीइंग ट्रूथफुल. Prophet Muhammad was so honest, he was so truthful that even in most difficult times he never abandoned honesty and truthfulness. देखो मेरे वर्ड्स चेंज हो गए लेकिन मैं काम वही कर रहा हूँ. पहले बिहेवियर पे कमेंट है, फिर हुजूर की बिहेवियर पे कमेंट है. Prophet's honesty and truthfulness are evident from. अगर आपको तीन फ्रेजेस मुश्किल लग रहे हैं बेटे, तो आप वो वाला फ्रेज यूज कर लें जो कि सबसे हर जगह पे कनेक्ट हो जाता है, वो है इट इज एविडेंट फ्रॉम, या हिज क्वालिटीज आर एविडेंट फ्रॉम. तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपने जो है वो मैक्सिमम तो कितनी भी जा सकती है, पर मिनिमम एग्जाम्पल्स आपको दो देनी है. तो एक काम करते हैं, इस चीज को जरा पहली वाली एग्जांपल में ना हाईलाइट करके लिख देते हैं, क्योंकि आप कुछ अरसे के बाद ये भूल जाओगे. तो जब जैसे आप लेक्चर खोलो तो आप कहें जी सर फोरम ने हमें बताया था कि इस तरह से हमें गुफ्तगू करनी है. तो लिखो पहला पॉइंट, ये मेरे साथ आपको लिखना पड़ेगा, मैं टाइप करके नहीं भेज सकता इसको इस वक्त. A person cannot attain piety a person cannot attain piety without having honesty and truthfulness in his conduct. Without having honesty and truthfulness in his conduct. ये क्या चीज की हमने, ये है जी जनरल कमेंट ऑन बिहेवियर. इसके आगे लिखें जनरल कमेंट ऑन बिहेवियर. और ऐसे करके इसको हाईलाइट कर लें. ये जनरल कमेंट ऑन बिहेवियर. पहली बार थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और उसको बहुत सजा सजा के लिखना पड़ेगा. आगे हम दोबारा ये हरकत नहीं करेंगे, पर पहली वाली एग्जांपल में सब चीजें नोट डाउन कर लें. जी शिजा वाहिदी, आपको जो आसान लग रहा है आप उसको यूज कर सकते हो बेटे. So again, prophet practice honesty and truthfulness even in most difficult times. Even in most difficult times. ये क्या है जी? ये है comment on prophet's behavior. ये होगी जी comment on prophet's behavior. Comment on prophet's behavior. जनरल कमेंट कुड बी एनी. आप जो है ऑनेस्टी के बारे में कोई एक बात कह दें कि इस्लाम का ऑनेस्टी के बारे में ओपिनियन क्या है. अब्दुल समद, इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, तो उसमें देखें ऑनेस्टी के बारे में इस्लाम क्या कहता है. इस्लाम ऑनेस्टी को पसंद करता है, नापसंद करता है. तो कोई भी जनरल बात, अब वो जनरल बात अगर आप मेरी वाली बात भूल गए तो आप जनरली लिख दें कि भाई इस्लाम प्रमोट्स ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस, या अल्लाह लाइक्स दोस पीपल हु आर ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल पीपल. फिर उसके बाद प्रॉफिट पे कमेंट कर दें. सो इट कुड बी एनीथिंग. जरूरी नहीं है कि मेरे वाले वर्ड्स लिखिए आप. बस मेरा इतना चिल्लाने का मकसद ये है कि आप बस जनरल कमेंट के बाद प्रॉफिट पे कमेंट करेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही निराला और खूबसूरत सा लगेगा. जब आपका ये दो स्टेप हो जाए तो तीसरा स्टेप था आपको कनेक्टिंग फ्रेज यूज करना है. His honesty and truthfulness are evident from the following examples.
ये हमने क्या किया जी, दिस इज अ फ्रेज कनेक्टिंग क्वालिटी एंड एग्जाम्पल। अब बता दें कोई मसला है तो प्लीज। एविडेंस सीन लिखना है फायजा बेटा, आपको एविडेंस सीन यानी कि कोई डिटेल्ड इवेंट लिखना है। अब वो डिटेल इवेंट जितनी भी उसकी डिटेल्स होंगी, कभी वो बहुत लॉन्ग हो सकता है, कभी वो शॉर्ट हो सकता है, दैट इज योर चॉइस। देखिए ये हमारे आंसर की आज के टॉपिक की जो है वो मेन जो है वो स्पाइन आप इसको कहेंगे, ये हमारे आंसर की आज बैकबोन है, ये पूरी डिस्कशन का निचोड़ है। स्टूडेंट ने जहां फंसना है मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, आगे एग्जाम्पल वो जिसकी हर बंदे की अपनी कॉम्पिटिशन और लैंग्वेज स्किल्स के हिसाब से, कोई बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं, कोई बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हमें सबको अच्छा राइटर होना पड़ेगा। जिन लोगों ने आगे कोई एग्जाम्पल लिखनी हो सकता है मेरे नोट से अच्छा आंसर लिखें क्योंकि वो अच्छे राइटर्स हैं मुझसे भी अच्छे राइटर्स हो सकते हैं। और जिन लोगों की जो है वो एवरेज जो है वो राइटिंग स्किल्स हैं, वो फिर मेरे नोट से जो है वो अंदाजा लगाते हैं कि सर फर्क ने ऐसे लिखा, चले हम ऐसे बता देंगे। लेकिन ऑब्वियसली लैंग्वेज स्किल्स तो सबकी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आपके पास लैंग्वेज स्किल्स ही नहीं है तो ओ लेवल्स नहीं आप कर सकते। इसी में रेकमेंड ये करूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में करते ही हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पीएचडी इस्लामिक उर्दू का क्रैश प्रोग्राम या फिर जो है वो स्पीड अप जो भी कोई कोर्स ले रहे होते हैं, तो वो एक चीज भूल जाते हैं कि पीएचडी और इस्लामियत दोनों में, ज्योग्राफी हिस्ट्री और इस्लामियत तीनों में आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है लैंग्वेज की। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स भी साथ साथ करते रह करें, मतलब जो आपका जो 1 1 2 3 जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का जो कैम्ब्रिज का एग्जाम, उसका एग्जाम कभी भी O2 में नहीं देना चाहिए, एग्जाम उसका O3 में देना चाहिए, लैंग्वेज से कनेक्टेड रहना चाहिए। तो इंग्लिश भी पढ़ते रहे भाई साथ साथ, अगर कोचिंग ले ही रहे हैं किसी से या स्किल्स अच्छी हैं उसको किसी भी सेपरेट लेवल पे प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि लैंग्वेज स्किल्स अच्छी है तो आराम से जो है गुजारा हो जाएगा। तीनों बातें हो गई, मैं आगे बढ़ जाऊं अगर यहाँ तक मामला क्लियर है तो। पहले मैंने बिहेवियर पे कमेंट किया, उसके बाद मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम के बिहेवियर पे कमेंट किया, उसके बाद मैंने जो है कनेक्टिंग फ्रेज यूज किया। अब वो आपकी अपनी मर्जी, आप कैसे इसको लेके चलते हैं। इसके बाद अब एक आखिरी गुफ्तगू मेरी और सुन लीजिएगा, वो ये कि एग्जामिनर साहब ने आपसे कभी शरारत करनी है, वो कहेगा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑनेस्ट एंड पेशेंट। तो गिव एग्जांपल्स ऑफ दीज टू क्वालिटीज। समझ आ गया, हमने ऑनेस्टी के बारे में लिख दिया और पेशेंस के बारे में लिख दिया। कभी वो कहेगा प्रॉफिट पीएम वाज जेनरस एंड प्रॉफिट पीएम वाज अ मैग्नानिमस पर्सन, तो प्रॉफिट की हमने मर्सी और प्रॉफिट की जेनरसिटी पे लिख दिया। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा हुआ नहीं है कभी, मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में एक जो है मसला हो सकता है, और मसला ये कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एग्जामिनर एक ही सवाल पूछे और बोले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एन ऑनेस्ट पर्सन एंड ही वाज अ ट्रूथफुल पर्सन, गिव एग्जांपल्स ऑफ दीस। अब इसको कभी एक क्वालिटी बना के मत पढ़ो अगर तो वो सवाल पूछते हैं प्रॉफिट की ऑनेस्टी और जेनरोसिटी लिख दो, तो मैं ऑनेस्टी के अंदर ट्रूथफुलनेस को लिख सकता हूं। देखो प्रॉफिट सच बोलते थे, ये एक ट्रूथफुलनेस की मिसाल है। प्रॉफिट पीस अपॉन हिम बेईमान नहीं थे, ईमानदार थे, ये ऑनेस्टी की मिसाल है। तो ये ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस जो है वो क्लोजर टू ईच अदर टॉपिक्स हैं, पर ये कहीं ना कहीं इनमें एक थिन लाइन इन दो डिस्क्रिमिनेट भी करती है। तो अगर वो आपसे कभी ऑनेस्टी पे सवाल पूछे और उसके साथ जेनरोसिटी पूछे, तो आप ऑनेस्टी के अंदर ट्रूथफुलनेस को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर साहब आपसे ऑनेस्टी अलग और ट्रूथफुलनेस अलग पूछ ले, तो आपको वो थिन लाइन, वो डिस्क्रिमिनेशन लेके चलनी है कि भाई ऑनेस्टी की एग्जांपल कौन सी है, ट्रूथफुलनेस की कौन सी है। देखो जब ताइफ के लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा आइडल लात के बारे में, प्रॉफिट ने सच्चा जवाब दिया, ये ट्रूथफुलनेस की एग्जांपल है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग बिलोंगिंग रखवाते थे सच बोलने की वजह से नहीं, लोग बिलोंगिंग रखवाते थे आपकी ऑनेस्टी की वजह से। मैं सच बोलता हूं तो जरूरी नहीं कि लोग मेरे पास सामान रखवा दे अपना लाके, वो ऑनेस्टी की मिसाल है। तो एग्जामिनर साहब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी और टफर कर सकते हैं, इसलिए मुझे आपको आगे के अंदाजे से तैयार करना है। अब प्रॉफिट पीस अपॉन हिम मॉडेस्ट से, मॉडेस्टी का मतलब क्या है, सादा आदमी। He used to dress simply, he used to eat simply, he used to speak simply, he used to जो है वो walk simply। आपकी चाल में, उठने बैठने सोने में किसी मामले में तकब्बुर नहीं था, तो ये मॉडेस्टी की मिसाल बन गई। अब ह्यूमिलिटी क्या होती है, आजी। मॉडेस्टी किसको बोल रहे हैं हम, सादगी को, और ह्यूमिलिटी बोल रहे हैं आजी को। प्रॉफिट बादशाहों की जो कैपेसिटी के बावजूद, इमामुल अंबिया की कैपेसिटी के बावजूद भी आम मजदूरों वाला काम करते थे। उस दिन आप जो है वो शवल लेकर आ गए और प्रॉफिट मोहम्मद ने जो है वो ट्रेंच की डिगिंग का काम शुरू कर दिया।
तो अब हो सकता है वो आपसे पूछे प्रॉफिट की मॉडेस्टी की मिसाल दो, अगर पूछे मॉडेस्टी और ऑनेस्टी बताओ, मॉडेस्टी और ऑनेस्टी पे नोट लिखो, तो फिर आप मॉडेस्टी को बताते हुए उसके अंदर ह्यूमिलिटी की एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, आप ऑनेस्टी को बताते हुए उसमें ट्रूथफुलनेस की एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों क्वाइट सिमिलर हैं विद अ माइन्यूट डिफरेंस। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं भाई साहब ऑनेस्टी अलग और ट्रूथफुलनेस अलग लिखें, तो आपको वो डिस्क्रिमिनेशन लेके चलनी है, वो कहे नहीं भाई साहब मॉडेस्टी अलग और ह्यूमिलिटी अलग लेके चले, तो आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए और सेपरेट चलना है। तो सरखुर्रम आपको कराने ये लगे हैं कि मैं आपको जो P2 करवा रहा हूं उसमें ऑनेस्टी की एग्जांपल्स की लिस्ट अलग और ट्रूथफुलनेस की अलग, ताकि खुदा ना खास्ता अगर उसने ये डिस्क्रिमिनेशन मांग ली तो हम फंस ना जाएं, हमें दोनों के बारे में अलग अलग मालूमात हो। तो खाली एग्जाम्पल का नहीं कि मुझे सब पता है ये करके जाना है, बल्कि एग्जाम्पल की डिस्क्रिमिनेशन को भी लेके चलना है। तो हमने जो है वो यहाँ पर जो है पहले हेडिंग दे देनी है ट्रूथफुलनेस की। पहले ट्रूथफुलनेस की एग्जांपल्स कर लो। चलो ये तो आपको पता है ना, आप फटाफट लिखो। He was entitled as Ansari. अब इसकी ट्रांसलेशन आपको एक्सप्लेन कर लेना। His truthful reply about Adillah to the chiefs of Taif. और बता दो भाई, कोई ट्रूथफुलनेस का किस्सा याद है किसी को? एक बच्चे ने बीच में बोला तो था, लेकिन मैंने वो सुनाया नहीं। ट्रूथफुलनेस का एक किस्सा मक्की लाइफ से। ब्लैकस्टोन ऑनेस्टी की मिसाल है। माउंट सोफा, फातिमा जफर कहनी है माउंट सोफा। तो हुआ कुछ यूं था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैदर्ड द पीपल ऑफ कुरैश द माउंट सोफा एंड नबी, आज बल्कि मैं सेक्शन CD में मतलब जो है बैकअप क्लास में यही टॉपिक पढ़ाऊंगा। प्रॉफिट ने जो है माउंट सोफा में जाके लोगों से पूछा कि इफ आई टेल यू दैट देयर इज एन आर्मी फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द माउंटेन एंड दैट आर्मी इज लाइकली टू अटैक ऑन यू, वुड यू बिलीव मी और नॉट? दे ऑल सेड मोहम्मद यू हैव बीन सादिक, you have been Amin, we have never witnessed you lying, whatever you are going to say today we are definitely going to believe in that। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो माउंट सोफा का किस्सा है वो एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट स्टोरीज है, उसको आप जो है वो प्रॉफिट की जो है वो ऑनेस्टी की ट्रूथफुलनेस की एग्जांपल में यूज कर सकते हैं। देखो जी, इवेंट ऑफ माउंट सोफा। माउंट सोफा के इवेंट्स बहुत सारे हैं। ये जिस इवेंट की हमने बात की है, ये इवेंट 4th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में पब्लिक प्रीचिंग से पहले का इवेंट है। ऑनेस्टी पहली मिसाल बन गई भाई। ही वॉज इंटाइटल्ड एज अल अमीन। अल अमीन का मतलब ट्रस्टवर्दी होता है। He was trusted to keep belongings. He was trusted to conduct business. यहां पर अब हजरत खदीजा की एग्जांपल दे दें। एग्जांपल हजरत खदीजा। He was trusted as arbiter। यहां पर एग्जांपल आ जाएगी ब्लैकस्टोन।
He was trusted as arbiter. यहाँ एग्जाम्पल आ जाएगी ब्लैकस्टोन, ब्लैकस्टोन की एग्जाम्पल आ जाएगी। अब मैं पैराग्राफ नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आपसे सवाल पूछूंगा भाई, क्योंकि मैंने जो है वो आपके साथ तकरीबन जो है वो आधा घंटा खर्च किया इस बात पर कि मुझे जो है वो आपको समझाना था कि किस तरह से क्वालिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। क्वालिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए 3 स्टेप्स क्या है। मुझे क्वालिटी इंट्रोड्यूस करनी है जनाबे वाला, तो उसके 3 स्टेप्स क्या हो जी देवियों और सज्जनों। जनरल कमेंट यमुना बेटे किस बारे में? जनरल कमेंट ऑन व्हाट? जनरल कमेंट अबाउट अ बिहेवियर, जैसे कि हमने ऑनेस्टी पे बात की। जनरल कमेंट जब खत्म हो जाए तो वो कोई भी कमेंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि सरखुरम का कमेंट हम कॉपी पेस्ट करें। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जनरल कमेंट के बाद दूसरा काम क्या करें, 3 आपने ऊपर स्क्वायर रेक्टेंगल्स बनाए, उसके अंदर लिखा देन यू विल कमेंट ऑन प्रॉफिट्स बिहेवियर। जनरल कमेंट से प्रॉफिट की बिहेवियर पे कमेंट करें, और जब ये दोनों काम हो जाए तो उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, कनेक्टिंग फ्रेज। अब फ्रेज आपको जो पसंद होगा वो आपकी अपनी मर्जी है, जो भी आप यूज करना चाहें। ऐसा क्यों सिखाया जा रहा है, तो क्या कि रैंडमली अगर कोई सवाल आ जाए तो आप उसको खुद ही मैनेज कर सकें। तो मैं एक बार आपको हिपोक्रेट्स का टॉपिक पढ़ा रहा था और मैंने आपको बताया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के सबसे अमेजिंग और सबसे बेहतरीन और सबसे नसीब वाले आदमी गुजरे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन बताया कि मुनाफिक की बहुत सारी निशानियों में से कुछ निशानियां ये हैं। जब मुनाफिक बोलेगा तो झूठ बोलेगा, जब मुनाफिक वादा करेगा तो वादा तोड़ देगा, और जब मुनाफिक को अमानत दो तो अमानत में खयानत करेगा। तो हुजूर बोलते हैं कि झूठा हो या फिर जो है वो खाइन हो और जो वादा खिलाफ जो हो उसको मुनाफिक कहा जाता है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक हमने हिपोक्रेट्स के टॉपिक में सुनी थी, उस हदीस को यूज करते हुए मैंने एक जनरल कमेंट बनाया। अब वो जनरल कमेंट इज एक्चुअली इट्स टेकन फ्रॉम द हदीस ऑफ प्रॉफिट, पर उसको हदीस के नहीं, उसको जनरली जो है वो डिस्कशन में लेके जा रहा है। तो मैं कहीं रुकूं तो प्लीज मेरी बात कंप्लीट करना, इसलिए मैंने आपको हदीस के अल्फाज वापस याद दिलाए। इफ अ पर्सन, मैं रुकूंगा तो कंप्लीट आप करेंगे। एक वर्ड मुझे आपसे चाहिए, आप मेरी स्टेटमेंट सुने, आखिरी वर्ड आप लोग बताएंगे। इफ अ पर्सन मेक्स अ प्रॉमिस एंड ब्रेक्स इट, if he signs a treaty and violates it, these are the qualities of a, if a person makes a promise and breaks it, if he signs a treaty and violates it, these are the qualities of a hypocrite. These are the qualities of a hypocrite. ये बात क्लियर हो गई? अब बताओ, अगर हिपोक्रेट वादा तोड़ेगा तो ट्रू बिलीवर क्या करेगा? हिपोक्रेट तो वादा तोड़ता है, तो मोमिन, मुनाफिक वादा खिलाफ होता है, तो मोमिन क्या होता है? मोमिन क्या होता है सर? मोमिन fulfills his promises, मोमिन sticks to his words. अगर मुनाफिक जो है वो वायलेट करेगा ट्रीटी को, तो मोमिन क्या करेगा? ऑनर करेगा ना ट्रीटी को। ठीक है भाई, अब मैं कहीं रुकूं तो, बल्कि अब आप जरा स्टेटमेंट सुनेंगे आपको याद भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप मेरे से बस मेरे साथ 3-4 मिनट इसको गौर से ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसका रट्टा भी नहीं मानना पड़ेगा। वापस आता हूं। If a person makes a promise and breaks it, if he signs a treaty and violates it, these are the qualities of a munafiq or a hypocrite. A true believer always sticks to his words and he honors treaties. अब बताइए प्रॉफिट क्या करते थे? Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam always honored his words, and Prophet always fulfilled his promises, and he always honored treaties. It was highlighted during the Treaty of Hudaybiyah. ट्रीटी ऑफ हुदैबिया अभी वर्बल एग्री हुई थी, साइन नहीं हुई थी। वर्बल एग्री हुई थी, साइन नहीं हुई थी, लेकिन प्रॉफिट क्योंकि एक्स्ट्राडिशन क्लॉज जो है वो एग्री कर चुके थे कि अगर मक्का का कोई रेफ्यूजी मदीना में शेल्टर लेना चाहेगा तो प्रॉफिट उसको मक्का वापस भेजेंगे। तो अबू जंदल भाग के मुसलमानों के कैंप पर आ गए। सोहेल डिमांडेड रिटर्न ऑफ अबू जंदल। सोहेल वाज द फादर ऑफ अबू जंदल, और अबू जंदल को सोहेल पीटता भी था। प्रॉफिट पीस जवान अबू जंदल को रखना चाहते थे लेकिन नहीं रख सकते थे बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्राडिशन क्लॉज। To honor the treaty of Hudaybiyah, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला को बोला, अबू जंदल have patience, Allah will definitely help you out or acquit you। लेकिन अभी हम वादा कर चुके हैं, वर्बल वादा तो वादा ही था क्योंकि अभी ट्रीटी साइन नहीं हुई थी, और प्रॉफिट ने अबू जंदल को वापस भेज दिया। अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए। जब प्रॉफिट मदीना गए तो कुछ जमाने के बाद अबू बसीर नामी शख्स आ गए। अबू बसीर जो है मक्का से भाग के मदीना आ गए। मक्कन्स ने कुछ बॉडीगार्ड्स भेजे कि जाके प्रॉफिट से कहिए अबू बसीर हमारे हवाले करें to honor the treaty of Hudaybiyah. Prophet handed over Abu Basir रज़ियल्लाहु ताला अन्हु back to the people of Makkah. वो बात की स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी, अबू बसीर ने उनको मार दिया, वो आइल्स चले गए, वो तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की बात के इवेंट्स में पढ़ चुके हैं। लेकिन प्रॉफिट अपना वादा पूरा किया। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के साइन होने से पहले अबू जंदल को वापस करके, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन होने के बाद अबू बसीर को वापस करके। अब प्रॉफिट ने एक और ट्रीटी साइन की थी, उसका नाम था चार्टर ऑफ मदीना। हमने देखा QNQ, याद आ रहा है कुछ? QNQ
कैनुका, नजीर, कुरैजा, 3H, 4H, 5H, सीरिया, खैबर, अल्लामिया। 3 डिफरेंट ओकेजन्स पे चार्टर ऑफ मदीना 3 ज्यूइश ट्राइब्स ने वायलेट की। हमेशा वायलेशन दूसरी पार्टी की तरफ से हुई। वो मोमिन हो सकते हैं, वो गलीज हो सकते हैं, वो काफिर हो सकते हैं, लेकिन मुसलमान जो है वो ट्रीटी को ऑनर करता है। तो चार्टर ऑफ मदीना वाज अ ट्रीटी विद एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सिटी ऑफ मदीना एंड प्रॉफिट ऑलवेज ऑनर्ड दैट ट्रीटी, जिसका नाम चार्टर ऑफ मदीना है। आप चाहें तो उसका भी जिक्र कर सकते हैं, हुल्फुल फजूल का, कि प्रॉफिट हुल्फुल फजूल के बारे में कहते थे कि अगर कोई शख्स मुझसे आज हुल्फुल फजूल के नाम पे मदद मांगेगा तो मैं उसकी मदद करूंगा लब्बैक कह के। और उसकी वजह इस्लाम की टीचिंग है। उसका प्रॉफिट कहते हैं इवन एक्सचेंज ऑफ चॉइसेस ऑफ कैमल्स, मैं अपने वादे की पासदारी करूंगा। तो आप कीपिंग प्रॉमिस में हुल्फुल फजूल का डिस्कशन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ट्रीटी में भी हुल्फुल फजूल को लेके आ सकते हैं। वो ट्रीटी थी या डिस्कशन थी, लेकिन लोगों के बीच में मुआहिदा था कि हम जालिम से लड़ेंगे, मजलूम की मदद करेंगे। तो नबी इस्लाम कहते थे कोई भी इसके बारे में आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। और प्रॉफिट ऐसा कोई ओकेजन नजर तो नहीं आया, लेकिन प्रॉफिट उसको बार बार बोलते सीधे, बिकॉज ही वाज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। फिर हमने देखा कि एक ट्रीटी थी जो कि आपने मुझसे कहीं नहीं पढ़ी, और मैं आपको हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की टॉपिक में बताऊंगा। प्रॉफिट ने नजरान के क्रिश्चियंस के साथ ट्रीटी साइन की थी। ये टॉपिक याद रखना है। देखो, यू गाइस आर टू गुड व्हेनेवर वी स्पीक अबाउट मक्की लाइफ एंड मदनी लाइफ। यू गाइस आर वेरी गुड बिकॉज़ व्हेन वी स्पीक अबाउट ज्यूज, क्योंकि ज्यूज आपको बहुत मजबूती से याद कराएगा। यू आर क्वाइट वीक अबाउट डिस्कशन ऑन क्रिश्चियंस। 3 क्रिश्चियंस पार्टियां याद रखनी है, रिलेशन विद क्रिश्चियंस पे भी सवाल आ सकता है। एक क्रिश्चियन पार्टी हमें मिली मक्का में, 2 मिली। एक था बहीरा और एक थे वर्का बिन नौफल। अब बहीरा तो क्रिश्चियन ही रहा, उसके बारे में तफसील आपको पता है। वर्का बिन नौफल बाद में मुसलमान हो गए थे। फिर एक क्रिश्चियन पार्टी आपको याद रखनी है मदीना की, और उस क्रिश्चियन पार्टी का नाम है हेराक्लियस। और हेराक्लियस के साथ जो दूसरे बादशाह थे, हौजा बिन अली वगैरह वगैरह वगैरह। फिर एक और क्रिश्चियन जो कि बहुत पॉपुलर है, उसका नाम है नजरान के क्रिश्चियन, जिनके साथ प्रॉफिट ने मुबाहिला किया था, जिसमें आयत मुबाहिला सूरह आले इमरान की आयत भी नाजिल हुई थी। जी, नजाशी की, हमजा जबर, थैंक यू सो मच। नजाशी जो क्रिश्चियन के साथ उनका जो हमारा इवेंट है वो भी याद रखा जा सकता है। तो ये क्रिश्चियंस के अगर 4-5 इवेंट्स याद हैं तो आप रिलेशंस विद क्रिश्चियंस का भी जवाब लिख पाएंगे, कि ये सब आपने पढ़ा हुआ होता है, वो दिमाग में अचानक से चीजें नहीं आती। देखो, मैं भी बताते हुए नजाशी भूल गया और वो हमजा भाई ने मुझे याद दिला दिया। सो इन दिस पर्टिकुलर मैनर, तो नजरान के क्रिश्चियन जो थे ना, उनसे प्रॉफिट ने एक ट्रीटी साइन की थी। मैं वो ट्रीटी आपको नहीं बता रहा अभी, वो तो पूरा मुबाहिला का किस्सा मैं बीबी फातिमा के टॉपिक में आपको बताऊंगा कि हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत अली सबके टॉपिक्स में वो लिखा जाता है। तो प्रॉफिट ने नजरान के क्रिश्चियन से ट्रीटी साइन किया, आपने उसको भी ऑनर किया। अब ट्रीटी के बाद आप वादों की बात करेंगे तो वादों की लिस्ट अलग बनेगी। अब इसमें कीपिंग प्रॉमिस को अलग लेके चलेंगे, ऑनरिंग ट्रीटी को अलग। एक है वादा करना, जी मेरा आपका वादा हो गया। एक है मुआहिदा करना, जो वो पूरा एग्रीमेंट हो गया। तो हम एग्रीमेंट्स को अलग और वादे दोनों सेम है, सिमिलर है। सेम तो नहीं कह सकते, दोनों सिमिलर है। अगर वो दोनों को अलग अलग पूछेगा, हम अलग अलग लिख देंगे। अगर वो अलग अलग नहीं पूछता तो हम दोनों में मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत और तबाहत नहीं है। थोड़ा सा लाइन ज्यादा है तो एग्जांपल्स में जो है वो स्क्रीन पे लिख के आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल आप जो है वो थोड़ी सी टाइपिंग कीजिए पीक्यू की। पैराग्राफ नंबर 2 का पहला पॉइंट है, इफ अ पर्सन मेक्स अ प्रॉमिस एंड ब्रेक्स इट, and if he signs a treaty and violates it, these are the qualities of a hypocrite. If a person makes a promise and breaks it, and if he signs a treaty and violates it, these are the qualities of a hypocrite. A true believer always sticks to his words and respects treaties. And respects treaties. Prophet Muhammad, peace upon him, always fulfilled his promises and honored treaties.
तो साइलेंटली ड्यूरिंग द ड्यूटी ऑफ द आप लोग लिख लें, अजान भी हो रही है, अजान का वक्फा भी मिल जाएगा आपको। P3 है। जन्नत फातिमा उसको साइंस करने पे, जन्नत फातिमा इफ यू वुड लाइक टू, बात तो आपकी भी सही है। दीज आर द साइंस ऑफ अ हिपोक्रेट कर लो आप, क्वालिटी नहीं करते उसको साइंस कर देते हैं। मैं रिप्लेस करवा दूं पूरी क्लास को, सही कह रही हैं आप। He often offered to help the oppressed due to his participation in Ulful Fuzul. जन्नत फातिमा कह रही हैं कि if a person is violating a treaty, how can it be a quality? And that is जो है वो very nice, जो है वो actually she is absolutely accurate to say that. तो उसको हम जो है जहाँ हमने क्वालिटी लिखा है, these are the qualities of a hypocrite को आप करते हैं, these are the signs of a hypocrite. If a person makes a promise and breaks it, if he signs a treaty and violates it,
क्या आगे लिख दें, दीज आर द फीचर्स लिख दें या दीज आर द साइंस ऑफ अ हिपोक्रेट। फीचर्स कर लें या साइंस कर लें, क्वालिटी हटा दें। तो क्वालिटी यूजुअली पॉजिटिव जो है वो फीचर्स के लिए यूज होता है। बच्चा कह रहा है सर आप YouTube चैनल बना रहे हैं, मेरे से रिकॉर्डिंग्स हैंडल नहीं हो रही यार, आपको YouTube चैनल बनवाना है सर, थोड़ी मसरूफियात ज्यादा है, अल्लाह माफ करे। तो मैं जो है वो ये सब के बावजूद जो है वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा होता। कभी जो है वो मीटिंग्स रह जाती हैं, कभी स्कूल का कोई काम रह जाता है, कभी सिग्नेचर्स वगैरह रह जाते हैं। सिग्नेचर करने में कभी कभार 5-6 दिन हो जाते हैं और कुछ लोगों की सैलरी रुक जाती है। तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह हमें हमारे वक्त में बरकत दे। और आप मुझे एक और काम थोप रहे हैं कि सर खुरम आप यूट्यूब का चैनल शुरू कर दें। सीरियस हैं आप यार? नहीं हो पाएगा भैया, वन ड्राइव काफी है। ऑनलाइन ट्रीटीज के बाद जो है वो आप फुलफिलिंग प्रॉमिस हियरिंग दे दें। पहली एग्जांपल आ जाएगी सर उसमें। देखिए लोग प्रॉफिट के पास बिलोंगिंग्स रखवाते थे, प्रॉफिट की ऑनेस्टी की मिसाल है। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बिलोंगिंग्स जो है वो वापस लोगों को करके चले गए मक्का, मक्का से मदीना। ये प्रॉफिट की ऑनेस्टी फुलफिलिंग प्रॉमिस की मिसाल है बिफोर माइग्रेशन। He kept his forms of immunity at the time of Siwan. अब ये आखिरी 2 पॉइंट्स लोगों को याद नहीं आ रहे होंगे, तो इसलिए मैं जरा ये आखिरी 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूं। जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव रिटन दीस 2 पॉइंट्स सो दैट आई कैन स्टार्ट डिस्कसिंग। तो सर कैप्चर ऑफ मक्का की बुनियादी वजह थी कि बनु बकर ट्राइब जो था मक्का का एलाय, उसने बनु खुजा प्रॉफिट का मोहम्मदीना का जो एलाय था उस पर हमला किया और उनके ऊपर जुल्म किया और उनके कुछ लोग मार दिए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु खुजा जो प्रॉफिट के एलाय थे ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की बात से, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके साथ वर्डिंग यही है कि भाई वी आर अ मिलिट्री पावर एंड यू आर जस्ट अ ट्राइब। तो अगर जो है वो मिलिट्री पावर हम किसी हमारे कबीले हमारे एलाय को किसी ने नुकसान पहुंचाया, भले वो कितनी बड़ी या छोटी ताकत क्यों ना हो, तो हम उसके राइट्स के लिए लड़ाई करेंगे या उसकी राइट्स के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अब ऐसा हो गया कि वो टर्की के बारे में आज भी, टर्की जो है वो पाकिस्तानियों के साथ है, इमरान खान की और वहाँ के जो है वो प्रेसिडेंट, उनकी बातचीत बड़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन फिर सामने ये आया कि जनाब उन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया, इसराइल से बिजनेस करने की बात करी है, व्हाटएवर इट इज। तो उनका इसराइल की तरफ अचानक से झुकाव नजर आया बिकॉज ऑफ दी देयर इकोनॉमी या बिजनेस या जो भी उनके बेनिफिट्स हैं। तो उन्होंने देखा होगा भाई वो लड़ सकते हैं पाकिस्तानियों के लिए सबसे, लेकिन वो अपने स्ट्रॉन्ग एलाय को या किसी का जो अपनी जो कोई स्ट्रॉन्ग एलाय आ रहा होगा, कोई बड़ी डील होगी तो उसको छोड़ देंगे। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा कर सकते थे ना कि देखिए भाई बनु खुजा मामला ये है कि आपके साथ जो भी हो वो ठीक है, लेकिन मक्का जैसी बड़ी पावर के साथ हम नहीं झगड़ सकते जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि आपके कुछ लोग मारे गए। नहीं, बात तो यहाँ पर वैल्यूज की है, बात तो यहाँ पर प्रोमिस की है, बात तो यहाँ पर जबान की है। तो अगर बनु खुजा मदीना का एलाय बना है इसलिए कि मदीना एक मिलिट्री पावर है, उसको हेड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं और उनको मालूम है कि अगर हम पे कोई बड़ी या छोटी ताकत,
कोई हमारे साथ जुल्म और ज्यादती करेगी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद के लिए जरूर आगे बढ़ेंगे और प्रॉफिट आगे बढ़े। पहले प्रॉफिट ने मक्का को समझाया, जब मक्का नहीं माने तो राइट्स ऑफ बनु खुजा के लिए जिन पे जुल्म हुआ था बिकॉज दे वर बीइंग ऑप्रेस्ड, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बनु खुजा के लिए अपने अलाई के राइट्स के लिए जंग की और आपने मक्का का जो है फतह कैप्चर ऑफ मक्का के लिए पहले बातचीत की, नेगोशिएशन नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुई नेगोशिएशन, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का कैप्चर किया। अच्छा, प्रॉफिट मक्का ये हो गया एक वादा, जो पॉइंट नंबर 3 है कि प्रॉफिट फॉट फॉर द राइट्स ऑफ हिज अलाई बनु खुजा, और उसके लिए आपने बहुत बड़ी मिलिट्री पावर के साथ जंग करने पे भी गुरेज नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि प्रॉफिट पीस अपॉन जो है वो मजलूम का साथ देना चाहते थे जालिम के खिलाफ। नंबर 2, प्रॉफिट जब कैप्चर ऑफ मक्का के लिए मक्का की हुदूद में पहुंचे, इसको हम आउटस्कर्ट्स ऑफ मक्का में एक जगह बनु जहरा जिसे हम बोलते हैं, मदर जहरा जिसे बोलते हैं, तो प्रॉफिट पीस हमने वहां से एक पैगाम भिजवाया थ्रू अबू सुफियान। Those who are going to take shelter in Abu Sufyan's house, in their own house or in Kaaba, their families and their possessions are safe. तो प्रॉफिट ने इम्यूनिटी का वादा किया था मक्का के लोगों के साथ कि जो लोग सरेंडर कर देंगे प्रॉफिट उनको इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन ऑलरेडी उनके लिए डिक्लेयर करते हैं। तो प्रॉफिट पीस ने ये वादा निभाया। जब प्रॉफिट पीस अपॉन वाज लीडिंग हिज आर्मी इनसाइड द सिटी ऑफ मक्का विद द 4 कॉलम्स, उसमें कॉलम नंबर 3 के लीडर साद बिन उबादा के बारे में न्यूज आई कि ही वाज प्लानिंग टू मेक इनिशिएट एन अटैक, और वो अगर इनिशिएट करते हैं अटैक करने में, भले उन पे भी अटैक करने में अगर वो इनिशिएट करते हैं, जो लोग सरेंडर कर रहे हैं, तो यूं प्रॉफिट का वादा टूटता और प्रॉफिट पीस की जो है वो वादा खिलाफी जो है, जबकि प्रॉफिट ने नहीं ऐसा हुक्म दिया। तो नबी इस्लाम ने अपने इम्यूनिटी के प्रॉमिस को, टू कीप हिज प्रॉमिस ऑफ इम्यूनिटी, प्रॉफिट डिड व्हाट, ही इमीडिएटली रिप्लेस्ड साद बिन उबादा, और साद बिन उबादा को रिप्लेस करके प्रॉफिट ने उस आर्मी के जो हेड अपॉइंट किए, उनका नाम जुबैर बिन अव्वाम था। प्रॉफिट ने चारों कॉलम्स को एक ही इंस्ट्रक्शन दी, यू विल नॉट अटैक अनलेस यू आर अटैक्ड, तब तक आप पर हमला नहीं होगा, तब तक आप भी वापस हमला नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इम्यूनिटी का वादा किया। तो प्रॉफिट ने उस इम्यूनिटी के प्रॉमिस को, ही केप्ट दैट प्रॉमिस, और नबी इस्लाम ने जिन जिन लोगों ने सरेंडर किया, ना सिर्फ उन लोगों को तहफ्फुज़ और प्रोटेक्शन दी, बल्कि प्रॉफिट ने बाद में उनके माफी मांगने पे उनको माफ भी कर दिया, भले वो बदतरीन दुश्मनी क्यों ना हो, सिवाय 4 के जिनका गुनाह काबिल माफी नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले के मुआहदे तोड़ चुके थे। तो अगर याद नहीं है तो ये वाली स्टोरी जो है मुश्किल लगती है, बाद में जब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करने बैठते हैं बार बार मुझसे इसके बारे में पूछते रहते हैं, लेकिन सर ये जो है वो आपको याद दिला दिया गया, उम्मीद है अब आपको याद रह जाएगा। तो प्रॉमिस ऑफ इम्यूनिटी या फिर जो है बनु खुजा की राइट्स की लड़ना, ये प्रॉफिट का वादा जो है वो पूरा करने वाली एक एग्जांपल है। उसके बाद लिखिए जी P4 मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी। एक वर्ड है प्राइड। पेज कैसे खत्म यार, मैं भी तो आप लोग के साथ ही लिख रहा हूं, अभी दूसरा पेज खत्म हुआ है। एक वर्ड है प्राइड, गरूर, तकब्बुर। अल्लाह का एक नाम है मुतकब्बिर। जब मुतकब्बिर सिर्फ अल्लाह है, और अल्लाह तकब्बुर कर भी सकते हैं, अल्लाह पाक ने पूरी कायनात बनाई, अल्लाह पाक बियॉन्ड परफेक्शन है, तो अल्लाह तकब्बुर कर सकते हैं। तो अगर मुतकब्बिर अल्लाह हो गए तो इसका मतलब ये एट्रीब्यूट ऑफ किसी और का नहीं हो सकता ना। तो अगर कोई शख्स जो है वो तकब्बुर करे, अगर कोई शख्स जो है वो तकब्बुर या मगरूर हो, तो मुझे बताइए कि अल्लाह इज गोइंग टू डिसलाइक दैट और अल्लाह इज गोइंग टू लाइक दैट। इफ अ पर्सन इज गोइंग टू प्रैक्टिस एरोगेंस, हॉटीनेस और प्राइड, तो अल्लाह पाक उसको पसंद करेंगे या नापसंद करेंगे। अब मुझे बताएं प्राइड का अपोजिट क्या होगा, प्राइड एंड एरोगेंस का अपोजिट क्या होगा? हम्बलनेस होगा, मॉडेस्टी होगा, सिंप्लिसिटी होगा, डिसेंसी होगा और ह्यूमिलिटी होगा। तो ये बताइए कि इफ अ पर्सन रिमेन्स सिंपल, डिसेंट, चेस्ट, मॉडेस्ट एंड अ पर्सन ऑफ ह्यूमिलिटी, तो अल्लाह पाक इसको नापसंद करेंगे या पसंद? सो अल्लाह डेफिनेटली लाइक से, ये मेरे एक्चुअली इंट्रोडक्शन है कि एरोगेंस अल्लाह को नापसंद है और मॉडेस्टी अल्लाह को पसंद है, तो हमें एरोगेंट नहीं बल्कि मॉडेस्ट होना है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आदमी थे माज़अल्लाह, एरोगेंट थे या मॉडेस्ट थे? प्रॉफिट तो मॉडेस्ट है ना। अब वो वाली बात जो है वो इंट्रोडक्शन में, पहले हम जनरल कमेंट करते हैं बिहेवियर पे, और उसके बाद हम जो है प्रॉफिट की बिहेवियर पे कमेंट करने के बाद कनेक्टिंग फ्रेज यूज कर लेंगे। और इसमें एग्जांपल्स थोड़ी सी लंबी लंबी है, इसलिए आप जरा जल्दी से लिखना शुरू करो। पैराग्राफ नंबर 3 का पहला पॉइंट मैं आपको भेज रहा हूँ। प्राइड इज एन एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह। प्राइड इज एन एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह। If someone practices pride, someone नहीं लिखते, if one practices pride, if a person practices pride, Allah dislikes it.
Allah dislikes it. The opposite of pride is modesty. If a person practices modesty and humility, Allah likes it. Allah likes it. Prophet Muhammad, peace upon him, is the biggest model for us to adopt and to learn and to adopt modesty and humility. Prophet is the biggest model for us to learn and to adopt modesty and humility. His modesty and humility are evident from the following traits of his personality. Following traits of his personality. अगर यहाँ पर तवज्जो दीजिएगा, मैं मॉडेस्टी को किस चीज में लेके जा रहा हूँ? सिंप्लिसिटी में. तो ह्यूमिलिटी किस में लेके जाऊंगा? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी की बहुत सारी मिसालें हैं. उनमें से एक मिसाल ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सारा काम खुद कर लिया करते थे. अब प्रॉफिट पीस ऑन मदीना के भी बादशाह थे, प्रॉफिट पीस ऑन इमामुल अंबिया भी थे. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो P4 ही तो लिखा है मैंने भाई. अलीना साहिबा क्या हो गया? P4 ही तो लिखा है. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अच्छा चैट पे भी थी लिखी है, ठीक है, जज़ाकल्लाह. तो P4 ही ऐसे ही है. तो हुजूर इस्लाम जो हैं वो किसी को कोई हुक्म देंगे, जैसे कि अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में मशहूर है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ऑलवेज यूज्ड टू बी एट द सर्विस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. प्रॉफिट का तकिया ले जाना हो, प्रॉफिट की चप्पलें उठानी हो, मिसवाक उठानी हो, प्रॉफिट को सामान ले जाना, हर वक्त हाजिर है. लेकिन प्रॉफिट प्रेफरेंस किस चीज को देते थे? आप अपना काम खुद करने को प्रेफरेंस देते थे. इसके बारे में दो तीन बातें समझिएगा. नंबर वन, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खुद काम करते थे. बहुत सारे लड़के लड़कियां कह सकते हैं सर हम भी अपने सारे काम खुद ही कर लिया करते हैं. तो उस पूरे सारे काम में खुद ही कर लिया अगर आप बहुत सारे काम करते हैं तो ये दो तीन मिसालें में देखिए कि आप इनमें शामिल हो रहे कि नहीं हो रहे. नंबर वन, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लड़कियां नहीं लड़के जरा गौर से बात सुनने, he washed dishes to assist the women of the house. या अपनी जो है वो बर्तन खुद ही धो लिया करते थे. नंबर टू, ये शायद आपने भी किया हो. नंबर टू, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंटेड हिज ओन शूज. आपके अगर जूते फटते थे तो वो सी लिया करते थे, मोची वाला काम जिसे आप बोलते हैं. तो प्रॉफिट फिक्स्ड हिज शूज, ही मेंटेड हिज शूज ऑन हिज ओन. ये वाली बात थोड़ी सी शायद आपने की हो, कभी नहीं की हो. नंबर थ्री, he swept his the entire house, he swept his home. अपने घर पे झाड़ू लगा लिया करते थे. तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तीन काम किए, आपकी सादगी की मिसाल है. शायद आपने इन तीनों में से एक काम किया हो या दो या तीन किए हो. अगर नहीं किया तो ऑब्वियसली इंस्पायर्ड बाय नबी इस्लाम यू कैन डू दैट. यू कैन नबी इस्लाम अपने काम खुद करने को प्रेफरेंस देते थे. फिर चौथी बात है कि एम्प्लॉइज तो वो होते हैं जो आपको असिस्ट करते हैं. जैसे मेरे बहुत सारे असिस्टेंट्स हैं, वो मुझे असिस्ट करने के लिए. तो एम्प्लॉइज तो आपके एम्प्लॉय होते हैं ना. यू आर द एम्प्लॉयर, दे आर द एम्प्लॉइज, दे आर यू आर द लीडर, दे आर योर असिस्टेंट्स.
तो हुजूर इस्लाम की सादगी की इंतहा ये थी कि ही यूज्ड टू असिस्ट हिज एम्प्लॉइज। आप अपने एम्प्लॉइज को उनकी कामों में मदद किया करते थे। तो कोई बात हो रही है, कोई काम हो रहा है, तो आप अपने ही जो है वो गुलामों को या अपने एम्प्लॉइज को असिस्ट किया करते थे। अब अपने कल को आपके एम्प्लॉइज होंगे तो आप ये काम भी कर दीजिएगा अपने एम्प्लॉइज को, कभी आप हुक्म दीजिएगा भाई ये काम कर दो, और कभी आप वो काम करने में अगर मैन पावर कम हो तो आप भी शामिल हो जाइएगा। अब हम लोग जो है वो जो है कल जो फ्लाइट लेके वापस आए तो हमारे पास सामान ज्यादा था, तो 2 गाड़ियां हमने की हुई थी और 2 गाड़ियों में ड्राइवर्स थे। अब हमने जो है वो जो ओनर को कॉल किया, जो कंपनी का मालिक था, हमने कहा भाईजान सामान ज्यादा है क्या करें? तो उन्होंने कहा कि मैं एक और गाड़ी लेके आया था, एयरपोर्ट तक मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। तो मैं बैठा हुआ था ड्राइवर के साथ रात को, तो उससे मैंने बात की। तो मैंने कहा ये जो भाई साहब आए हैं ये आपके पार्टनर हैं या आपके ये एम्प्लॉयर हैं या आपके बॉस हैं? कह रहे सर हमारी क्या औकात है, हम हमको पार्टनर थोड़ी नहीं, ये हमारे बॉस हैं। फिर वो अपने बॉस की तारीफ करने लग गया, कह रहा है हमारा बॉस जो है वो बड़ा सादा सा आदमी है, सादा सा आदमी है, और इतना सादा सा आदमी है कभी कोई काम काज में कोई मसला होता है तो वो अपनी गाड़ी लेके आ जाता है। ये नहीं कहता कि ड्राइवर ही गाड़ी चलाएगा, बल्कि वो खुद गाड़ी चला के ड्राइवर वाला काम भी कर लेता है। So that was obviously he must have learned it from somewhere, and that somewhere is what the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, अपने एम्प्लॉइज की भी मदद कर देना। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगी की इंतहा ये कि अपने एम्प्लॉइज के साथ बैठ के खाना खाते थे। ये बात आपने अपनी जिंदगी में घुसेड़नी है। तकब्बुर आएगा उन फैमिली और गैदरिंग और माहौल से बड़ा फर्क पड़ता है। तो तुम अगर अपने से कमतर लोगों के साथ बैठ के खाना खाओगे तो तुम्हें अपनी औकात याद रहेगी। हर बंदे को पसंद है अपने से ऊंचे आदमी के साथ गैदरिंग करे, डिनर करे, लंच करे, उसके साथ घूमे फिरे, उसको ऑटोग्राफ लेकर आए। तो ऊंचे लोगों के साथ घूमेंगे तो और पहले तो एहसास कमतरी होगा, और साथ ही साथ जो है गुरूर और तकब्बुर की कोशिश होती रहेगी। अपने से कमतर लोगों के साथ बैठेंगे तो उनको तसल्ली और हौसला भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको अपनी औकात याद रहेगी। और उम्मीद ये है कि आपकी जिंदगी में सादगी ही बरकरार रहे, बजाय इसके कि आप एरोगेंट, हॉटी, या फिर आप जो है वो एक मुतकब्बिर किस्म के आदमी बन जाए। सो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने 4-5 बातें देखी। अब इसमें एक और खास बात आ गई। वो बात आ गई कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा से किसी ने पूछा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे उनकी क्या रूटीन है, प्रॉफिट घर पे क्या किया करते थे। तो हजरत आयशा ने जवाब दिया, he used to keep himself busy in helping out the members of his family. When it was the time to pray, he went out to offer prayer, या he went out to offer to pray. तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर घर पर हैं तो घर पर आप घर की औरतों का काम में हाथ बटाते थे, और जब अजान होती थी तो आप नमाज पढ़ने के लिए चले जाते थे। तो जो है वो इस बात को सुनाते हुए ना मुझे जो है वो अपने टीचर याद आ गए, सर तैयब के साथ जो है वो मैं जिनकी वजह से मैं टीचर बना हूं। एक बार उनके घर गया था ये पूछने के लिए, सर टीचर बनना है, कैसे टीचर बनूं, कैसे पढ़ाऊं, क्या करूं? तो जब वहां गया तो वो सारे काम, जब हम बैठे हुए थे तो पानी भी खुद ला रहे थे, हम उनके स्टूडेंट थे, हमारे लिए पानी ला रहे हैं, सारी चीजें ला रहे हैं। हम उनको उनकी मॉडर्सी की वजह से ही पसंद करते थे। फिर नमाज के लिए हम गए, नमाज के बाद वापस आए तो दरवाजा जब खुला तो वो मेरी अपनी वाइफ को बोला कि ला के मेरे स्टूडेंट आए, सामान रखो, चाय रखो, नींबू लाओ, बिस्किट लाओ। जी नहीं, खुद ही जाके वो काम कर रहे थे। तो अपने मेहमान तो थे ही थे, लेकिन अपने घर की औरत का साथ दे रहे थे, हाथ बटा रहे थे। तो सर तैयब से मानूस होने की हमारी बुनियादी वजह यही थी कि सर तैयब बड़े मजहबी से आदमी थे तो इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज के टीचर, लेकिन उनके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा सादगी थी। बड़े याद आते हैं हमारे उस्ताद हैं, हम भी आपको कभी ऐसे ऐसे उस्ताद याद आएंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी जो अदाएं हम आपको पढ़ा रहे हैं, सारी हमने तमाम लोगों ने नबी इस्लाम से सीखी है। तो प्रॉफिट भी अपनी घर की औरतों का काम में हाथ बटाते थे। घर पे हैं तो कामों में हाथ बटाएंगे, चौधरी बन के नहीं बैठ जाना है। जैसे जितने भी लड़के यहाँ पर सुन रहे हैं वो पानी के लिए अपनी बहन को बोलते हैं, जैसे बहन ने ना ऊपर से उसके ऊपर नाजिल हुआ है कि पानी का गिलास और डिस्पेंसर से यही लेकर आएगी, भाई साहब चले गए तो उनकी चौधरात हिट हो जाएगी, भाई साहब चले गए तो उनकी किस्म से राजगी जो उनकी जो बादशाही सल्तनत है, या वो बाद में राजा, अभी जो शहजादे बाद में राजा बनने वाले हैं, उनकी वो जो है पूरी जो है वो ठाट बाट खराब हो जाएगी। तो सर अगर आपके दिमाग में इस तरह की बातें हैं तो इसका मतलब आप चौधरी हैं, आप कोई भट्ट साहब हैं, आप कोई मलिक साहब हैं, आप कोई बहुत ही कोई तकब्बुर साहब हैं, लेकिन आप जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले फॉलोअर्स में से नहीं है। कि नबी इस्लाम तो अपनी घर की औरतों का काम में हाथ बटाते थे। अब उसमें माँ भी आ जाती है, उसमें बेटी भी आ जाती है, उसमें बीवी भी आ जाती है, और उसमें जो है अल्लाह आपका भला करे बीवी भी आ जाती है जिनका आपको बड़ा इंतजार है। तो वो आयजा जो है वो उसके लेसेस अगर खुल गए तो मैं आयजा की जमीन पे बैठ के लेसेस बांध रहा हूँ, वो SKH जो है वो अपनी बेटी के पाँव पे बैठ के उनके लेसेस बांध रहे हैं यहाँ पे। तो वो बाहर वाला आके करेगा क्या काम? तो घर की औरतें, तो औरतें चारों रिश्ते आते हैं तो उनका आपने काम में हाथ बटाना है। तो इफ यू आर द फॉलोअर ऑफ नबी इस्लाम तो यू आर गोना असिस्ट देम, एंड इफ यू आर द फॉलोअर ऑफ दीस ट्रेंड्स, दीस कल्चर्स एंड दिस ऑल दिस जिसमें बड़ी वेक किस्म की, फेक किस्म की, जिसमें तकब्बुराना जो माहौल बना हुआ है, तो फिर तो आप जो है हुक्म ही जारी करेंगे, लाओ जी रोटी लाओ, लाओ जी पानी लाओ, लाओ जी गिलास लाओ, तो फलाना लाओ, तो ढीमकाना लाओ।
तो आप कभी खुद भी काम कर लिया करें तो ये मुनासिब है। तो ये नबी इस्लाम की जो है वो सुन्नत पे अमल करना है, नबी इस्लाम की चाहत पे अमल करना है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा खुद कह रही है, अभी प्रॉफिट कहते तो बात समझ में अलग आती है, लेकिन हजरत आयशा कह रही है इसका मतलब ऐसे ही होता था। तो हजरत आयशा कह रही है कि he used to keep himself busy in helping all the members of his family. When it was the time to pray, he went out to perform prayer. तो सादगी और अलामत है, नबी इस्लाम सादा चलते थे। सूरह फुरकान में लिखा हुआ है कि अल्लाह का अजाब है उन लोगों के लिए जमीन पर अकड़ के चलते हैं। तो इंसान की जो वॉक होती है ना, वो वॉक ऐसी होनी चाहिए कि वो दिखे फर्म लेकिन मॉडेस्ट। अब अगर आप कंधे झुका के बिल्कुल मुंह नीचे करके सीना भी नीचे करके चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप भी बड़े कमजोर से हैं, कोई भी थप्पड़ मार के आपको जो है नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मुसलमान जो है उसका थोड़ा सा दबदबा भी होना चाहिए। अब मुसलमान बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलेगा, तो उसकी चाल में थोड़ी सी फॉर्मनेस तो होनी चाहिए, लेकिन फॉर्मनेस के अंदर गुरूर नहीं होना चाहिए। अब गुरूर तकब्बुर के लिए आपने देखना है तो उन लड़कों को देखना है जो कि जिम जाते हैं, पहले 2 हफ्ते के बाद जो है उनके सीना तो निकला नहीं होता लेकिन दिमाग फूल चुका होता है। सीना फूले क्यों ना फूले, दिमाग फूल चुका होता है, और जो उनकी चाल में गुरूर और तकब्बुराना हरकतें होती हैं वो समझ में आती है। तो बन के चलना और जो है वो दिखावे करके चलना, जिसको आप जो है वो टू बी सीन बाय पीपल वाला एस्पेक्ट कहेंगे, तो वो सारी बातें तो गुरूर तकब्बुर में जाती हैं। अब टिकटॉक वालों को सारों को देख लें, जिस तरह से वो स्लो मो करना होता है उनको, जो स्लो मो तो हमने भी आपको करके दिखाया फेसबुक पे थोड़े दिन पहले। वो जो स्लो मो करना है और वो चाल दिखा रहे हैं, मतलब आधे ज्यादा टिकटॉकर्स जो है अपनी चाल दिखा रहे हैं। जब देखो भाईजान वो जनाब थोड़ा सा उन्होंने कुछ किया और वो चलते हुए आ रहे हैं और हम पागलों की तरह उनकी चाल देख रहे हैं। 50 मिलियन फॉलोअर है, 40 मिलियन फॉलोअर है, ये ऐसे गधे चलते हैं, ये ऐसे इंसान के अजीब गरीब बच्चे चलते हैं। तो सर ये जो मामला है ना, ये चाल को अपना बना ठना के चले, ये नबी की आदत नहीं है। नबी की आदत है सादगी। तो खाना सादगी से, पीना सादगी से। अब सादगी से खाना क्या है सर, हाथ से खा लें, कभी चमचा और अपने फोक यूज कर लिया, ठीक है, कभी हाथ से भी खा लें, कभी आप जमीन पे बैठ के खाना खा लें। जमीन पे बैठ के खाना खाना सादगी की अलामत है। तो फिर बंदा जो है ना बंदगी दिखाए, और बंदगी सादगी है। तो खाना भी सादगी से, पीना भी सादगी से, उठना बैठना मिलना भी सादगी से, सोना भी सादगी से। आपके सोने के तरीके में बड़ी सादगी थी। नबी रसूल दाई करोड़ पे सोते थे, अपनी हथेली पे अपना चेहरा रखते थे, इतना शख्सियत ही मासूम थी, लेकिन सोने का अंदाज भी बड़ा मासूमाना था। बच्चे जिस तरह से सो रहे होते हैं, तो वही सुन्नत तरीका भी बन गया। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोने का तरीका, उठने बैठने का या बात करने का तरीका, वो सब सादा था। अब एक बात जो हमारे असातिज़ा से हमने सीखी है, कहीं पढ़ी, आज तक याद रह गई। ये जो हम चलते हुए जा रहे होते हैं ना, और वो हे मैन, यो ब्रो, हाउ आर यू, तो वो ये यो फलाना, और दूर से हाय हेलो हाय करना, इशारा करना, ये ना बड़ा स्वैगर सा लगता है। ये बड़ा जो है ना बड़ा बड़ा कूल लगता है। तो आप जा रहे हैं, आप किसी बोले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जैसे आपके अब्बू हाथ मिलाते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, उसके बाद वो दिल पे हाथ रख लेते हैं। ये ना बड़ा सादा सा, बड़ा मोमिनाना सा काम लगता है, इसमें स्वैग नहीं है। तो ये है सादगी, ये है सादगी से लोगों को दुआ देना, सादगी से हाथ मिलाना। अब हे यो ब्रो, ये स्वैगर लगता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप ऐसे बोलेंगे हाय ये तो बहुत मौलवियाना लग रहा है, अबे यार ये तो बहुत ज्यादा मुसलमाना लग रहा है, अबे यार ये बहुत अनकूल लग रहा है। तो वो जो अनकूल है ना वही सवाब है, वो जो अनकूल है ना वही सादगी है, वो जो अनकूल है ना वही सुन्नत है। तो हुजूर इस्लाम का ना अंदाज ऐसा है। अब हम लोग चलते हुए लोगों को दूर से हाय हेलो हाय जब करते हैं और यूं सलाम करते हैं, जो स्टाइलिश सा होता है, कुछ लोगों के मिलने के तरीके हैं और वो हाथ मिलाते हुए या गले मिलते हैं, कुछ लोग यूं गले मिलते हैं, ऐसे करके आप धक्का देते हैं, उनका स्टाइल अलग है सर, ताली मारने का स्टाइल अलग है। ये सब स्वैग है। स्वैग का दूसरा नाम गुरूर है, स्वैग का तीसरा नाम तकब्बुर है। तो ये जो दूसरी ये स्टाइल, आपके डिफरेंट स्टाइल है, इसकी वजह से आप यूनिक हैं। ये आप यूनिक बनने की कोशिश करते हैं ना, ये चीज आपको तकब्बुर की तरफ लेके जाती है। ये जो आप लोगों के साथ एक जैसे दिखने की कोशिश करते हैं ना, ये आपके अंदर जो है वो सादगी लेकर आती है। अब समझिएगा, ये जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दूर से सलाम वगैरह, ये उस सारी बातों को छोड़ना, आप एक सिंपल सी मिसाल ले लें तो नबी इस्लाम की मॉडेस्टी आपको नजर आ जाएगी। अब प्रॉफिट पियन का तशरीफ फरमाया, अगर प्रॉफिट पियन वाज इमामुल अंबिया, राइट, ही वाज द किंग ऑफ मदीना, ही वाज द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन ऑन द फेस ऑफ अर्थ। हुजूर इस्लाम से किसी ने सवाल पूछा, जब प्रॉफिट से किसी ने सवाल पूछा तो वो शख्स समझे यहाँ राइट साइड पर है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सवाल का जवाब देने के लिए पहले क्या करना है, अभी आप सवाल बाद में सुनेंगे, या किसी ने कोई प्रॉफिट को पुकारा तो सबसे पहले प्रॉफिट क्या करेंगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ पूरा टर्न, आंख नाक कान सीना पूरा जिस्म पूरी तवज्जो, ऑल सेंसेस आर टुवर्ड्स दैट पर्सन, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तवज्जो उनकी तरफ जब देंगे, फिर उनका सवाल पूरे गौर और फिक्र से और ध्यान से सुनेंगे। ये सादगी है। कोई आपकी बात सुने, आप इग्नोर करें। रिमेंबर ना, वो डिनर टेबल पे योर डैड वाज टॉकिंग टू यू एंड यू वर इग्नोरिंग योर डैड, दैट्स हॉटनेस मैन, दिस इज तकब्बुर, दिस इज एरोगेंस। कोई आपको कोई बात कर रहा हो, आपकी बात ध्यान से सुने, ये सादगी है।
कोई आपसे बात करे, आप उसकी आधी बात सुने आधी अनसुनी करते हैं, आप उसको इग्नोर मारें, आप उसको स्टाइल मारें, आप गंदी गंदी बड़ी बड़ी जो जैसी शक्ल है उससे और अमेजिंग बड़ी शक्ल बनाए, ये सब जो है गुरूर की निशानी है। हुजूर दुनिया के सबसे अमेजिंग इंसान वो लोगों की बात कैसे सुनते थे, वो इस तरह ध्यान से बात सुनते थे और उनकी पूरी बात ध्यान सुनिए, आप फोकस पूरा उन पे, उन्होंने सवाल पूछा, अब उनके सवाल का जवाब देते थे मुकम्मल और तफसील के साथ, जैसा उनका सवाल है वैसा उनको जवाब मिलेगा। इस पूरी सूरत में मैं और आप सब लोग फंस गए। अब वो ये कि सर खुरम का एक स्टूडेंट आया, उसने कहा सर खुरम मोबाइल यूज करें, ठीक है, एक बच्चा आया, सर खुरम वो आपसे एक सवाल है। जी बेटा, जी 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 बोलिए बेटा, जी जी, अच्छा हाँ, अब वो सवाल पूछ रहा हम यहाँ मोबाइल यूज करें, तो फंस गए ना, सर खुरम भी फंस गए। अब वो बच्चा सवाल लेके आया है, वो दीन की बात पूछने वाला है, और सर खुरम आप तो मोबाइल में लगे पड़े हैं, ये तो गुरूर की निशानी हो जाएगी, आपको मोबाइल छोड़ना पड़ जाएगा सर। तो मैं कभी ऐसा करूं तो आप टोक दीजिएगा, बोलेगा सर देखिए आपने हमें सिखाया ये मुनासिब नहीं है सर, आपकी आदत जो है सादी होनी चाहिए सर, आप ऐसा ना करें, तनकीद ना करें, मुझे रिमाइंडर दे दें क्योंकि मैंने आपको सिखाया, ये नहीं आप बोले ओ सर खुरम आप तो बड़े मगरूर और बिजली और लानती हो गए सर, आप ऐसे हरकतें कर रहे हैं। लेकिन इस मामले से समझाने की बात ये कि यार योर डैड इज टॉकिंग टू यू, यू आर यूजिंग योर फोन, your mom is asking you to do something to assist her and you're using your phone, you're using your tablet, you're on your computer, you're doing this and that, उनकी बात सुनने पे नमाज तोड़ने का हुक्म है। बच्चा नमाज पढ़ रहा है, माँ ने आवाज दी है, नमाज तोड़ के उनकी बात सुनो, नमाज फिर लौटा लो अपनी, यहाँ तक की बात आ रही है। और वो ये गुरूर भी है, ये तकब्बुर भी है, ये बेअदबी भी है, गुनाह कबीरा भी है, तो मुसीबत में फंसा देगा इंसान को। तो हुजूर इस्लाम बड़े सादा आदमी थे सर, और वो सादगी की हमने मिसाल यहाँ पर प्रॉफिट की ये सीख ली कि प्रॉफिट पिजन उठते बैठते बात करते और कपड़े भी सादा पहनते थे। अच्छा लिबास पहनना हराम नहीं है, पहने अच्छा लिबास, लेकिन लिबास पहन के उस पर अकड़िए मत। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु वाज अ वेरी वेल्दी पर्सन, वो बहुत अमीर थे, तो उनको लिबास वैसा पहनना होता था जिससे उनकी वो अमीरी नजर आए। अगर तुम बहुत वेल्दी आदमी हो और तुम जो है वो जेनेटर जैसे कपड़े पहनते हो तो इससे तुम्हारी इज्जत का नुकसान हो जाएगा। अब आपने भंगियों वाले कपड़े पहने हैं और आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में गए, आपको बोला अस्सलाम वालेकुम मुझे अकाउंट खोलना है, वो आपको पकड़ के पुलिस को देंगे, भाईजान ये भंगी आया था बैंक लूटने और कह रहा था अकाउंट खोलना है, तो आपकी खुद की जान फंस जाएगी। तो जैसा आपका स्टेटस हो वो आपके लिबास से दिखना चाहिए, लेकिन वो लिबास से स्टेटस दिखने का मकसद ये नहीं है कि आप स्टेटस दिखा के किसी को नीचा दिखाएंगे, इसी को गुरूर कहते हैं। सो इफ यू आर वेयरिंग, जब आप ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, आप अच्छे बुरे जैसे भी पुराने नए कपड़े पहन रहे हैं, कपड़ा लिबास पहनने का मकसद ये है कि आप सुन्नत को पूरा करें। लिबास पहनने का मकसद ये है कि आप अपनी जिंदगी में वो शाइस्तगी लेकर आए जो इंसान को इंसान बनाती है, इंसानियत दिख रहा है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप उस लिबास से किसी को नीचा दिखा रहे हैं, ये कभी उम्मीद और दिल में इरादा नहीं होना चाहिए। तो आपकी क्लास या आपका स्टेटस आपके लिबास से दिखना चाहिए लाजमी, ये बेहतर तरीका है। फिर भी अगर आप उसके बावजूद भी सादा लिबास पहनते हैं और कोई आपसे ऐसी बात कर दे जो कि आपकी उस इज्जत के खिलाफ भी है और आप उसको सह लेते हैं, तो ये मुश्किल है, लेकिन इसमें भी सवाब ज्यादा है। वो भी तरीका सही है, ये भी सही है, लेकिन ये मना नहीं है। तो अगर जुनैद जमशेद के पास बहुत पैसे थे और वो बड़ी गाड़ी में घूमते थे, तारिक जमील साहब के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो लैंड क्रूजर में घूमते हैं, तो उनसे उनकी क्लास दिखनी चाहिए। वो एक रिलीजियस स्कॉलर हैं और उनके पास दौलत है, वो दौलत दिखनी चाहिए ताकि उनको उस हिसाब का स्टेटस और उस हिसाब का उनको प्रोटोकॉल मिले और कल को कोई उनके साथ ऐसी ज्यादती ना करे जिससे उनकी जान को या तबीयत को या सेहत को खतरा हो। तो यहाँ पर नबी इस्लाम फिर भी सादगी को प्रेफरेंस देते थे। और फिर प्रॉफिट भी कभी कभार एक बड़ी आर्मी लेके या सहाबा की ग्रुप को लेके जाए तो ये गरूर नहीं है, ये उस वक्त की जरूरत और प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल रखिए, लेकिन प्रोटोकॉल को इसलिए रखिए कि लोगों के ऊपर आप इसका भरम झाड़ेंगे तो ये चीज आपके जो है ईमान को नुकसान पहुंचाएगी। तो नबी इस्लाम की मॉडर्सी की बहुत सारी मिसालें आ गई, ये मिसालें लिख के मैं आज की क्लास यहाँ पर रोक दूंगा। ह्यूमिलिटी ऑनवर्ड्स हम लोग सैटरडे को पढ़ेंगे, फिर ट्यूसडे को आपकी क्लास होगी, तो पेपर 2 की क्लास होगी। ट्यूसडे थर्सडे पेपर 2 की क्लास है और उसके बाद आपकी जो है सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे जब क्लास होगी पेपर 1 की, तो उसमें मैं आपको टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। आखिरी में 3-4 एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, फिर हम छुट्टी कर लेंगे। फिर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। He did his work on his own. He did his work on his own. Wash dishes, fixed his shoes, and swept home.
हाउस कर लो, होम अजीब लग रहा है। He assists the employees and it meets with them. 5 to 5 7 वाली क्लास बस पॉइंट की कौन बात, मतलब 10 मिनट बाद स्टार्ट होगी क्योंकि मैंने असर की नमाज पढ़नी और बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने हमें रीजॉइन करना उन्होंने भी असर की नमाज पढ़नी। POH का मतलब पैक्ट ऑफ हुदैबिया है वजी बेटा, और COM का मतलब है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। POH पैक्ट ऑफ हुदैबिया और COM कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। POU कोई चीज नहीं है, POU आपको कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। वो फिर रिलेशन विद स्लेव्स में चला जाएगा, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं जवेरिया मसरूर, अगर आपके पास स्लेव्स का कोई ऐसा स्टोरी है आप जो ऐड करना चाहती हैं बिल्कुल हो सकता है। इजाद है ना इस चीज की हमजा साहब। You are breaking your prayer because it is the order of Allah, because it is the liking it is allowed by Hazrat Muhammad sallam। आप इसी नमाज नहीं तोड़े कि आप ये फैसला खुद कर रहे हैं, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप शरीयत को फॉलो कर रहे हैं। तो अल्लाह के दो हुक्म हैं, इबादत और इखलाकियात। और इबादत कर रहे हैं, इबादत करते हुए पीछे से अम्मी ने आवाज दी, अम्मी की सवाल का जवाब नहीं दिया तो आप इखलाकी तौर पे बदइखलाक हो जाएंगे, आप अपने अदब अपनी जो है वो ड्यूटी से हट जाएंगे। तो नमाज तोड़ के अम्मी की बात सुन के अम्मी का काम करके ये वाला नमाज की अदायगी भी हो सकती है। तो ये दोनों काम जब एक साथ हो सकता है ठीक है। अब ऐसे टाइम पे मैं नमाज पढ़ूंगी, मैं नमाज पढ़ो, नमाज का वक्त भी निकल जाएगा, अम्मी की आवाज भी आ रही है, रकातें भी दो हैं, मैं दूसरी रकात के आखिरी वाले पोर्शन पे हूँ और सलाम फेरने ही वाला हूँ, तो अम्मी ने भी एक आवाज दी है, इससे पहले मैं तैयार दुरूद और सलाम फेरते अम्मी के पास चला जाऊंगा, नमाज भी हो जाएगी, अम्मी की बात भी हो जाएगी, हुक्म इलाही हुकूक अल्लाह भी पूरे हो जाएंगे, हुक्म जो इलाही के हिसाब से हुकूक इबाद अम्मी के हुकूक जो भी पूरे हो जाएंगे। तो वो ऑब्वियसली यू नीड टू मेक डिसीजंस, लेकिन नमाज अभी शुरू ही की थी, आवाज आ गई और उनको जवाब देना भी जरूरी है और आपके ऊपर वाजिब है, तो फिर आप वो जवाब दे दें, नमाज तोड़ने की इजाजत है सिचुएशन के हिसाब से। अब चले आपने नमाज शुरू की और पीछे से पापा आपको छेड़ने के लिए आवाज दे रहे हैं और आपको पता है पापा मस्ती कर रहे हैं, जब भी नमाज शुरू करो आवाज देते हैं, फिर नमाज थोड़ी तोड़ेंगे। अगर पापा मस्ती कर रहे हैं कि अम्मी मस्ती कर रही है और जान के नमाज तोड़वाना चाह रहे हैं, फिर तो हम ज़ाहिर उनकी बात नहीं सुनेंगे, फिर हमें सूरह फुरकान की आयत फॉलो करनी पड़ेगी, 7 बिन अबी वक़ास के रेफरेंस से आई थी, वो आपको 7 बिन अबी वक़ास में पढ़ा देंगे। स्लेवरी खत्म हो चुकी है। हसन बुखारी क्या दिखा दूं भाई, क्या मांग रहे हैं आप? ये ले मैंने पीछे के पॉइंट्स कुछ दिखा दिए। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 to 5 क्लास होती है आप लोग की और ट्यूसडे थर्सडे क्लास होती है। मोहम्मद अहमद वो होमवर्क में आपको वो जो टास्क है 30 डेज का टास्क वो बाद में बताऊंगा, वो मैं मार्च से दूंगा शायद, अभी नहीं वो टास्क आ रहा। क्लास एंड हो गई, आप लोग चले जाएं जिन्होंने जाना है, जिन्होंने काम कॉपी कर लिया है। पेपर 2 में वर्कबुक 9 स्टार्ट हो गई है लाइबा, लेकिन वर्कबुक 8 का एक टॉपिक जो है वो आर्टिकल्स ऑफ फेथ जिहाद का वो बाकी है, तो मैं ट्यूसडे को वो टॉपिक करवाने के बाद वर्कबुक 8 खत्म कर दूंगा।
जी, डिवाइन डिग्री का काम कॉपी करना है, इसीलिए भेजा गया है क्योंकि डिवाइन डिग्री पढ़ा देगा, सो काम कॉपी कर लीजिए प्लीज। 38 मैसेज और आ गए यार, दूसरी क्लास भी स्टार्ट करनी। देखते हैं शफकत महमूद साहब बताएंगे तो उसके हिसाब से पता चलेगा स्कूल और कॉलेज या कोचिंग खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे। जी अब्दुल्ला काजी, मैं रह भी वहीं रहा था, आपने मुझे यहाँ देखा था, उसके ऊपर ही मेरा जो है अपार्टमेंट था, मैं वहीं पर स्टे कर रहा था। 1 or 2 additional examples are recommended मोहम्मद नईयान, 1 या 2। जब तक मैं पढ़ाऊंगा नहीं आप वेरिटास के स्टूडेंट्स को सबमिट ना करें, बस ये अली जिशान उसका जवाब है। ट्यूसडे को मेरा टॉपिक पर खत्म कर, जिहादी खत्म हो जाएगा तो आप कर लीजिएगा उसको, वरना जिहाद में फिजिकल जिहाद का ही क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में दिया नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल मेंटल भी है, तो आप ट्यूसडे तक उसको कर लीजिएगा कंप्लीट। जी फरीहा जिया आपका सवाल के जवाब का जवाब यस है, ऐसे ही है कि मरने के बाद अगर शौहर की बीवी मर जाएगी तो फिर वो उसके लिए नामहरम हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो उसको गुस्ल दे सकता है, क्योंकि हजरत अली ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को गुस्ल दिया था, तो शौहर अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है, उसकी इजाजत मौजूद है। लेकिन ये बात यहाँ पर कायदा ठीक है कि जनाब वो अगर औरत मर गई है और उसका जो है वो औरत जिंदा है, शौहर मर गया, तो निकाह जब तक खत्म नहीं होगा तो वो दूसरा निकाह करेगी कैसे, वो निकाह खत्म हो जाता है। ट्यूजडे थर्सडे की जो टाइमिंग थी वही है, मुझे भी आती है, ऐसा आपस की बात है। 4:30 to 7:30 होती थी ना क्लास, वही टाइमिंग। चलो बेटा, दूसरी क्लास में मैंने स्टार्ट करनी है, तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अब जो है वो ट्यूसडे को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।